हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, जय हिंद। क्या हमें आज भी पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। इस बार टेस्ट सुबह है? हाँ, बिल्कुल सुबह है। वो छुट्टी तुम्हारी पहले थर्सडे को रख रहे थे, वो सैटरडे को करवा रहे हैं छुट्टी। थर्सडे की जगह सैटरडे को छुट्टी। हालांकि एक क्लास मेरी लेनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि सैटरडे तक मैं खत्म करूंगा। ठीक है, अगर मुझे बोला गया मंडे तक कर दो तो मैं मंडे तो कर दूँ। सैटरडे को छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। ठीक है। चलो भाई, कल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे अपन। टेस्ट में तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स तक ही आएगा, ये हीट ट्रांसफर नहीं आएगा। टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स तक ही आएगा, हीट ट्रांसफर नहीं आएगा। और मुझे ये हीट तक ही पढ़ाना है, उसके आगे मुझे नहीं पढ़ाना है। ठीक है। आओ साहब, ये लास्ट आर्टिकल अपन पढ़ रहे थे, एक बार फटाफट से रिवाइज करें। कल हम जो पढ़ रहे थे ये हीट इंजन पढ़ रहे थे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें मैंने बताया था कि तीन पार्ट होते हैं: सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। सोर्स का काम है हीट देना, वर्किंग सब्सटेंस का काम है उसको जो हीट मिली उसको वर्क में कन्वर्ट करना, है ना। और सिंक का काम है जो बचा कुचा हीट है उसको रिजेक्ट करना, मतलब रिजेक्टेड हीट को गेन करना। ठीक है। सोर्स क्या करेगा? हीट देगा, वर्किंग सब्सटेंस हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, और जो बचा कुचा रिजेक्टेड हीट है वो किसके पास जाएगा? सिंक के पास जाएगा। ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं साहब, इसमें इनपुट होता है हीट और आउटपुट मिलता है मैकेनिकल वर्क। ठीक है। इसमें हम कोई लॉसेस कंसीडर नहीं करें, आइडियल केस लेकर के चलें तो एनर्जी कंजर्वेशन से बोलेंगे सोर्स ने हीट दिया Q1, उसमें से कुछ आउटपुट मिला W, जो बचा कुचा है रिजेक्टेड हीट Q2 वो कहाँ गया? सिंक के पास। तो हम बोलेंगे Q1 बराबर W प्लस Q2, है ना, आइडियल केस। और आप देख रहे हैं Q1 मोर देन Q2 है, तो अल्टीमेटली T1 मोर देन T2 आएगा, है ना। T1 किसका? टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है। और ये T2 किसका साहब? टेम्परेचर ऑफ सिंक। आप देख रहे हैं यहाँ T1 ज्यादा है T2 से, तो हीट का फ्लो हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हीट इंजन में हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ये सारी बातें मैंने कल कर ली थी आपसे। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने कल कर ली थी, है ना। अब इसमें देखो साहब, मैं एफिशिएंसी के बारे में आपको बता रहा था। कल हम एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे थे, तो एफिशिएंसी बताई थी मैंने, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है? मैकेनिकल वर्क। इनपुट क्या है? सप्लाई हीट, है ना। ये आउटपुट में तो झगड़ा ही नहीं, डब्ल्यू है। इनपुट सप्लाइड जो हीट है वो Q1 है, Q1 है। अब यहां से रिजल्ट क्या मिला? W अपॉन Q1। और आप देख रहे हो W कितना है? W है Q1 माइनस Q2, मतलब एब्जॉर्ब हीट माइनस रिजेक्टेड हीट। ये मिलेगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। और तुम्हें पता है Q इज प्रोपोर्शनल टू T, तो ये मिलेगा Q2 बाई Q1 बराबर T2 बाई T1। तो ये एफिशिएंसी आ रही है साहब, ये आइडियल एफिशिएंसी यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है, हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है। अब ये 100% नहीं हो सकती। ये 100% के लिए मैंने सिचुएशन बताया था आपको कि एफिशिएंसी 100% कब होगा? जब या तो T2 बाई T1 जीरो हो या Q2 बाई Q1 जीरो। अगर T2 बाई T1 जीरो हो तो इसकी दो सिचुएशन है, या तो सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन या सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट केल्विन। या तो सिंक का टेम्परेचर 0 कर दो, मतलब धुआं निकले सिंक से, है ना, रिजेक्टेड हीट, बोले रिजेक्टेड हीट 0, है ना, या सप्लाइड हीट इनफाइनाइट। ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं साहब एफिशिएंसी 100% के लिए, और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 100% से कम। मतलब मैं क्या बोलूंगा? वर्क का 100% पार्ट हीट में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉरी, हीट का 100% पार्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर एफिशिएंसी लेस देन 1 है तो आउटपुट इनपुट से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यानी मैथमेटिकली क्या बोलेंगे साहब? ये W, है ना, लेस देन क्या मिलेगा साहब? Q मिलेगा। हीट का 100% पार्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, मैं कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ, रुकना। आज तक जितने भी ऑटोमोबाइल इंजन बने, यहाँ तक की बातें मैंने कल कर ली थी यहाँ तक की बात। अब यहीं से बात आगे बढ़ा रहे। आज तक जितने भी ऑटोमोबाइल इंजन बने हैं ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है ना, वो 30% के आसपास, 27%, 28%, इससे ज्यादा नहीं है, है ना। अब अगर एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें? किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? ठीक है, तो फॉर्मूले से सोचो, 1 माइनस T2 बाई T1। T2 बाई T1 को जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर दो ना।
T2/T1 कम कर दो, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या फिर Q2/Q1 को कम कर दो, एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ, T2/T1 कम करो या Q2/Q1 कम करो। अच्छा, अब T2/T1 कम करने का तरीका क्या है, या तो T2 को कम करो, है ना, या T1 को बढ़ाओ। मतलब मैं यहाँ पर आपको बताऊं साहब, सिंक का टेम्परेचर क्या करें, सिंक का टेम्परेचर या तो कम करो, है ना, या हम क्या बोलेंगे, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाओ, है ना, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाओ। देखो एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, या तो सिंक का टेम्परेचर कम करो या सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दो। अच्छा, दूसरा तरीका, Q2 को कम करो या Q1 को बढ़ा दो, या दोनों काम कर दो, है ना। ये रिजेक्टेड हीट, है ना, ऐसा बोलते हैं साहब, रिजेक्टेड हीट कम करो, या फिर सप्लाइड हीट बढ़ाओ। ये भैया एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ, है ना। हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है ना, तो ये मैथमेटिकल। अच्छा, आइडियल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, एक्चुअल तो इससे कम होती है। रुकना, अब सोचना इसके बारे में, थोड़ा सा सोचना। अगर मैं रिजेक्टेड हीट को कम करता हूँ और सप्लाइड हीट को बढ़ाता हूँ तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं सप्लाइड हीट को बढ़ा करके एफिशिएंसी को बढ़ाता हूँ ना, अगर मैं सप्लाइड हीट को बढ़ा करके एफिशिएंसी को बढ़ाता हूँ, तो भैया ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में दिक्कत हो जाएगी। एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये क्या होगा, एवरेज बिगड़ जाएगा गाड़ी का। सोचना, सप्लाइड हीट बढ़ा दी तुमने, सप्लाइड हीट बढ़ा दी, एफिशिएंसी बढ़ गई, है ना, एफिशिएंसी बढ़ गई, लेकिन सप्लाइड हीट कैसे बढ़ाओगे, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा तभी तो सप्लाइड हीट बढ़ेगी ना। पेट्रोल डीजल गैस ज्यादा जलेगी तभी तो सप्लाइड हीट बढ़ेगी ना। तो ऐसे तो एवरेज बिगड़ गया गाड़ी का। मैं एक तो नॉर्मल मोटरसाइकिल बोलूं और एक बुलेट बोलूं आपसे, एक बोलूं कि नॉर्मल मोटरसाइकिल और एक बुलेट। सोच के देखो, देखिए बुलेट की एफिशिएंसी क्या होती है, नॉर्मल बाइक से ज्यादा होती है, लेकिन एवरेज भी तो कम होता है ना। बाइक एवरेज देगी, साधारण बाइक भी एवरेज देगी 50-60 का, तो बुलेट एवरेज देगी 25 का, 30 का, है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्केट में गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, तो पहली चीज यही पूछते हैं, बोले कितना देती है। समझ रहे हो, मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्म चलती है, कितना देती है। पूछने वाले को भी पता है क्या पूछ रहा है और बताने वाले को भी पता है क्या बताना है ना। ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब एवरेज पूछा जाता है, ये ऐसे एवरेज पूछा जाता है। समझ रहे हो ना, मतलब कॉलेज में जाओगे ना, पिताजी से गाड़ी मांगोगे ना, पिताजी सबसे पहले ऐसी गाड़ी दिलाएंगे जिसका एवरेज ज्यादा हो। ऐसे नहीं शौक पूरे करने के लिए बुलेट दिला दें, हो सकता है कई लोग खुद, पिताजी खुद शौक नहीं कर पाए तो बेटे को शौक पूरे करवा दें, हो सकता है। किसी ने बोल रखा हो तू कॉलेज पहुंच, तेरे को बुलेट दिलाऊंगा, है ना, हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मेरे पिताजी ने मेरे को जब कॉलेज में पहुंचा था ना, मैं जब पढ़ाई करता था, बोलते थे कॉलेज में जाएगा तब गाड़ी दिलाऊंगा, गाड़ी दिलाऊंगा, गाड़ी, है ना। अब मैं जब कॉलेज में पहुंचा था, मुझे वो हीरो पुक दिलाई थी, हीरो पुक। वो हाथ में गियर आते थे ना, हाथ में गियर, समझ रहे हो। तो होता है, गाड़ी दिलाऊंगा, पहले से कंफर्म कर लेना कौन सी गाड़ी दिलाओगे, पूछ लेना पहले से। तो भैया ऐसे नहीं, बुलेट हो सकता है, बुलेट ले लो, बुलेट ले लोगे, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, लेकिन साथ में उसका एवरेज भी क्या होगा, एवरेज ही बिगड़ चुका होगा। तो ऐसी गाड़ियां आम जनता नहीं खरीदती, शौकीन लोग खरीदते हैं। ऐसी गाड़ियां एफिशिएंसी वाली, भाई तुमने फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा करके एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो सबके बस की बात नहीं है, आम जनता की बस की बात नहीं, शौकीन लोग खरीदते हैं। पेट्रोल हो रहा है 100 रुपए लीटर, समझ रहे हो ना, तो शौक पूरे करने वाले ही ऐसी गाड़ियां खरीदेंगे, आम जनता की बस की बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं बता रहा था एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके, तो मुझे फटाफट फटाफट एक बार रिवाइज करा दो। क्या किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, क्या किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, नहीं। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हो सकता, या सप्लाइड हीट इनफाइनेट नहीं हो सकती। सिंक का टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता, सप्लाइड हीट इनफाइनेट नहीं हो सकती, या फिर रिजेक्टेड हीट 0 केल्विन, 0 नहीं हो सकती, सप्लाइड हीट इनफाइनेट नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा, अगर एफिशिएंसी बढ़ाना है तो क्या करें, सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ, सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज। सिंक का टेम्परेचर क्या करें, सिंक का इंक्रीज करें कि डिक्रीज करें, सिंक का इंक्रीज की डिक्रीज, सिंक का डिक्रीज। रिजेक्टेड हीट को कम करो, सप्लाइड हीट को बढ़ाओ, रिजेक्टेड हीट को कम करो, सप्लाइड हीट बढ़ाओ। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक इंजीनियर ने हीट इंजन बनाया साहब, एक इंजीनियर ने हीट इंजन बनाया और उसका इंजन काम करता है 27 डिग्री सेल्सियस, है ना, और 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, उसका हीट इंजन काम करता है, हीट इंजन वर्क बिटवीन, ठीक है, हीट इंजन
ठीक है, हीट इंजन वर्क बिटवीन वर्क बिटवीन वर्क बिटवीन 27 degree Celsius and 127 degree Celsius temperature, and he claim efficiency of heat engine efficiency of heat engine। ये मार्केट में बोलता है साहब 27%। ठीक है, ये मार्केट में बोल रहा है कि मेरे इंजन की एफिशिएंसी 27% ऐसा बोल रहा है। तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? इसका स्टेटमेंट सही है गलत है? सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? स्टेटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रू या फॉल्स? सच बोलता है झूठ बोलता है? ठीक है, अच्छा अब इसने कुछ क्लियर नहीं किया कौन सा सोर्स का कौन सा सिंक का। तो भैया झगड़े की बात ही नहीं है। यहाँ तुम्हें पता है सोर्स का कौन सा है, यहाँ तुम्हें पता है सोर्स का कौन सा होता है, ज्यादा वाला होता है, और कम वाला सिंक का होता है ना। जो हायर होता है वो सोर्स होता है, और हमने सोर्स को T1 सिंबल दिया था, T1। तो ये 127, मतलब इसको लिखें तो कितना हो गया 400 केल्विन। और लो लो टेम्परेचर जो होता है वो सिंक का होता है, और इसको सिंबल दिया था हमने 2T2। ये हो गया 300 केल्विन। अब अगर एफिशिएंसी हम बोले तो ये होगा 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, है ना। टी लोअर अपॉन टी हायर 300 अपॉन 400, सॉल्व करेंगे तो भैया 1/4 25%। भैया ये आइडियल एफिशिएंसी 25% आ रही है, आइडियल। तो एक्चुअल एफिशिएंसी तो इससे भी कम आनी चाहिए, है ना। एक्चुअल तो इससे भी कम आनी चाहिए। ये मार्केट में बोल रहा है कि 27% है। बताओ सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है। मतलब इलेक्शन चल रहा हो तो हम फिर भी मान सकते हैं कि नेता लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे। समझ रहे हो ना, ये तो खड़े खड़े मार्केट में चीज बेचने आ रहा है और बोल रहा है 27% है। भैया ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहे हैं ट्रू, सेकंड बोल रहे हैं फॉल्स, थर्ड बोले हमें क्या पता। ठीक है, बोले नॉट एक्सप्लेन, ऐसे ऑप्शन बना देते हैं साहब। ठीक है, फोर्थ डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, बोले डाटा ही नहीं दिया पूरा। तो हम स्टेटमेंट क्या बोलेंगे साहब, फॉल्स बोलेंगे। ठीक है, बोले हम गारंटी से बोलेंगे, बोले झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक्चुअल एफिशिएंसी तो क्या आनी चाहिए, एक्चुअल एफिशिएंसी आइडियल से भी कम आनी चाहिए। और ये तो भैया बोल रहा है आइडियल से भी ज्यादा। सच सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल। लो एक और क्वेश्चन लो, है ना। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है, बोले बिना मैथ्स फिजिक्स के पढ़े हुए इंजीनियर बनाइए। बोले बिना मैथ्स और फिजिक्स पढ़े हुए इंजीनियर बनाए। बेटा वो जो बीच में आया था ना एक दिन, वापस से वो खारिज कर दिया। नहीं हो रहा ऐसा, ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भी इंजीनियर बन जाएगा। बोले मैथ्स नहीं पढ़ी, फिजिक्स नहीं पढ़ी, कॉमर्स पढ़ के आओ, इंजीनियर बन जाओ, है ना। ये बीच में एक दिन आया था ऐसा, अब वो कैंसिल कर दिया। नहीं है वैसा, ऐसा कोई 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 ऐसा नहीं कोई सोच रहा हो कि मैं बन जाऊं, है ना। नहीं भाई, नहीं चलेगा। आओ साहब इस क्वेश्चन पे आओ। ये बोला है इंजन टेक्स 10⁻³ हीट फ्रॉम रिजर्वायर। अच्छा, रिजर्वायर से जो हीट है, रिजर्वायर से जो हीट है वो कौन सी है? ये सोर्स जो हीट सप्लाई करता है वही होगी ना। बोल रहा है एट दिस टेम्परेचर, तो ये सोर्स का टेम्परेचर है। एग्जॉस्ट द रिमेनिंग एट दिस टेम्परेचर, ये सिंक का टेम्परेचर है। एक तो बोल रहा है एफिशिएंसी बताओ, और दूसरा बोल रहा है आउटपुट बताओ, वर्क बताओ। है ना, तो बड़ा सिंपल। यहाँ से हमें दिख रहा है T1 कितना है, सोर्स का टेम्परेचर। ये टेम्परेचर ऑफ सोर्स 900, टेम्परेचर ऑफ सिंक 300। अब एफिशिएंसी क्या होगी, 1 - T2/T1। ये आ गया साहब कितना, ये 67%, 66.66, और 67% मान लो। अच्छा, अगला बोल रहा है आउटपुट बताओ, आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है ना। ये सप्लाइड हीट तुमने दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है सप्लाइड हीट। अब ये क्या होता है, W/Q1। तो यहाँ से W बराबर Q इंटू एफिशिएंसी। ये सॉल्व कर लो साहब, 670 जूल। आंसर आ रहा है 670 जूल, और ये 67%। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है अगर कंसेप्ट पता हो तो। ज्यादा वाला सोर्स का होता है, कम वाला सिंक का होता है, अगर पता है तो। और नहीं पता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। ठीक है,
चलो एक और लो, एक और लो, जल्दी जल्दी। ये बोला कार्नोट इंजन है ना, एफिशिएंसी बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर। बोला इस और इस टेम्परेचर के बीच में एफिशिएंसी बताओ। अब तुम्हें पता है, साफ साफ नहीं बोल रहा है कौन सा सोर्स कौन सा सिंक। हमें पता है ज्यादा वाला सोर्स कम वाला सिंक, है ना। ये साहब ये फॉर्मूला होता था टी लोअर अपॉन टी हायर। ये टी लोअर अपॉन टी हायर, तो लोअर कौन सा 100, हायर कौन सा 500। ये सॉल्व करें तो 1 माइनस 1/5 4/5, है ना। इसकी एफिशिएंसी तो आ गई 4/5। अब बोल रहा है ये किसके बराबर है, ये दूसरे वाले के बराबर है ना। ये लो कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ये लो। ये बोल रहा है कि टी केल्विन और 900 केल्विन, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टी। इन दोनों की एफिशिएंसी सेम है, बराबर कर दो। ये बराबर कर दी था टी बाय 900। ये सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू 180 केल्विन, 180 केल्विन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है भाई। और एफिशिएंसी पूछा था तो डाटा रख के वो भी निकाल देंगे। एफिशिएंसी पूछी नहीं है इसने, इसने एफिशिएंसी पूछी नहीं, पूछता तो वो भी निकाल देंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और। आपसे बोल रहा है कि साहब सिंक का टेम्परेचर, चलो दो कराऊंगा क्वेश्चन, यहाँ खाली जगह है। पहले एक क्वेश्चन यहाँ ले लो। ये बोल रहा है कि साहब सिंक का टेम्परेचर जो है ना, वो है आपके पास 290 केल्विन, है ना, 290 केल्विन। सोर्स का बोले पता नहीं, है ना। एफिशिएंसी दे रखी है आपको, एफिशिएंसी दे रखी है आपको यहाँ पर 40%, 40%। अब बोल रहा है कि साहब एफिशिएंसी बढ़ा करके 60% कर दो। अच्छा लैंग्वेज सुनना, एक तो होता है ना कि प्रीवियस वैल्यू का 60% बढ़ा दो, और एक होता है कि 60% कर दो, दोनों में फर्क है। मैं बोल रहा हूँ मैंने 60% कर दी, तो बोल रहा है सोर्स के टेम्परेचर में चेंज बताइए, चेंज इन ए टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये बताइए साहब। सिंक का टेम्परेचर था 290 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ सिंक 290 केल्विन, है ना। एफिशिएंसी 40%। इफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इंक्रीजेस अप टू 60%, अप टू 60%, देन फाइंड आउट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सोर्स के टेम्परेचर में चेंज बता दो, ठीक है। सोर्स के टेम्परेचर में चेंज बता दो, सोर्स के टेम्परेचर में चेंज बता दो, ऐसा पूछना है सर। सिंक का टेम्परेचर 290 केल्विन, तो सोर्स के टेम्परेचर में चेंज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चेंज इन ए टेम्परेचर ऑफ सोर्स, फाइंड आउट चेंज इन ए टेम्परेचर ऑफ सोर्स। बताइए बताइए बताइए, ठीक है। अब इसने सिंक के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं बोला, मतलब सिंक का वही रहेगा जो पहले था ना, सिंक का वही रहेगा। एफिशिएंसी 40% मतलब 40/100। 1 माइनस ये सिंक का 290, सोर्स का पहले T1 था, तो ये T1 निकालो ना यहाँ से। ये T1 निकालो कितना था, ये होगा 290 अपॉन T1 बराबर 60/100। तो आप देखो T1 का वैल्यू कितना मिलेगा, T1 का वैल्यू मिलेगा 29, है ना, 00 डिवाइड बाय 6 केल्विन। भैया पहले T1 इतना था। अब एफिशिएंसी कितनी होगी, अब एफिशिएंसी 60% हो गई। अब एफिशिएंसी 60%, लेकिन सिंक का टेम्परेचर वही है, सोर्स का टेम्परेचर बदल गया, अब T1 डैश हो गया, T1 डैश। ये अब यहां से T1 डैश हम निकालें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2900/4 केल्विन, इतना बन जाएगा। तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन ए टेम्परेचर ऑफ सोर्स, हम बोलेंगे T1 डैश माइनस T1। T1 डैश कितना 2900/4, ये होगा 2900/6। सॉल्व करें, 2900 कॉमन, 6 माइनस 4 2, ठीक है, एलसीएम ले लेना भाई, है ना। तो 2/4 इंटू 6। भैया ये चेंज है, चेंज तो यही सेल्सियस में होगा और ये केल्विन में होगा। ये चेंज इन टेम्परेचर है तो यही सेल्सियस यही केल्विन, अप्रोक्स 242 आ जाएगा, लगभग 242 केल्विन, है ना। ये इसी को डिग्री सेल्सियस ही बोल सकता हूँ, अप्रोक्स 242, 242 केल्विन, 241.3 समथिंग कुछ आता है ना। तो 242 केल्विन या 242 डिग्री सेल्सियस। बात पकड़ में आ रही है सर, बहुत आसान, बहुत सिंपल। चलो एक और दे रहा हूँ, एक और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन था, अगला वाला जो दे रहा हूँ वो भी AIPMT में आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी AIPMT में आया हुआ है। आपको बोल रहा है कि साहब एफिशिएंसी है 1/6, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 1/6 है ना, 1/6 है। आपसे बोल रहा है कि साहब सोर्स का टेम्परेचर हमने सॉरी सिंक का टेम्परेचर हमने रिड्यूस कर दिया
62 डिग्री सेल्सियस, तो एफिशिएंसी डबल होगी। ठीक है, बोल रहा है व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक डिक्रीजेस 62 डिग्री सेल्सियस, देन एफिशिएंसी बिकम्स डबल, एफिशिएंसी बिकम्स डबल, डबल हो गया सर, डबल हो गया। फाइंड आउट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक्स, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, ये पूछ रहा है साहब। ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस कर दिया, किसका? सिंक का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस कर दिया। टेम्परेचर ऑफ सिंक रिड्यूसेस 62 डिग्री सेल्सियस, इतनी आसान आसान भाषा में बोल रहा हूँ। 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया तो एफिशिएंसी डबल हो गया, एफिशिएंसी डबल हो गया। आपसे बोल रहा है इनिशियल टेम्परेचर बताइए, सोर्स और सिंक का इनिशियल टेम्परेचर बताइए। ये भी एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी एआईपीएमटी में पूछा गया। बताओ साहब, जल्दी बताओ। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, अभी पिछले 2-3 साल से तो यहाँ से क्वेश्चन आ नहीं रहा, वरना मैं बता दूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आता था ना, या तो रेफ्रिजरेटर या इंजन, इन दोनों में से एक कंसेप्ट से आता ही आता था। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, पहले मान लो पहले सोर्स का T1 और सिंक का T2, तो एक इक्वेशन ये बनेगा 1 - T2/T1। अब एफिशिएंसी डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया मतलब 1/3 हो गया। कब? जब तुमने इसका टेम्परेचर 62 रिड्यूस किया, है ना? तो पहले अगर T2 था तो अब T2 - 62 होगा। अच्छा, कई बच्चे बुद्धि लगाते हैं इसमें, केल्विन में रख देते हैं, केल्विन में। बोले 62 + 273, है ना? बोले क्यों? बोले आंसर केल्विन में निकालना है। अबे ये चेंज है, तो पता है कि ये यही केल्विन में, ये 62 केल्विन बोलूंगा इसको मैं। ठीक है, तो अब सारे डाटा यहाँ पर सॉल्व कर लो, ये दो इक्वेशन बनेगी। ये T2/T1 का वैल्यू यहाँ से 5/6 आ रहा है, मैं इधर इसको सॉल्व करूं तो T2/T1 - 62/T1 बराबर 2/3। वो T2/T1 कितना है? 5/6 - 62/T1 बराबर 2/3। ये सॉल्व करेंगे, 62/T1 बराबर 5/6 माइनस 2/3, ये T1 आ जाएगा साहब। ये एलसीएम ले रहे हैं 6, तो ये कितना साहब? 5 - 4, तो ये 1/6। T1 का वैल्यू 62 × 6 केल्विन, है ना? ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 372 केल्विन। अब T2 कितना? T2 है साहब यहाँ से 5/6 टाइम्स ऑफ T1, ये सॉल्व करोगे तो 310 केल्विन, 310 केल्विन। ये केल्विन में आंसर आ गया। अच्छा, केल्विन में, सेल्सियस में बोले तो बदल दो, सेल्सियस में बोले तो क्या बोले? 372 - 273, 99 डिग्री सेल्सियस T1, और T2 बोले तो 310 - 273, ये माइनस भाई आंसर ये क्या है? ये सारे डाटा अपन तुम्हें बताए ऐसे सिस्टम में रखते हैं तो आंसर केल्विन में ही आएगा, ये केल्विन में ही आंसर आया। वो सेल्सियस में बोलता है तो बदल दो ना, -273 कर दो। ये कितना आ गया साहब? 7, है ना? और ये कितना बन जाएगा साहब? ये 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है भाई। सॉरी 37 नहीं, 33, हाँ नहीं 37 सही है, सही है 37। तो सेल्सियस केल्विन जिसमें भी पूछे उसमें आंसर आ गया। एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, पहले पहले मान लो सोर्स का T1 है और सिंक का T2 है, ये पहले पहले एफिशिएंसी कितनी थी? 1/6 थी ना, तो पहले मैंने ऐसे लिखा। अब बोल रहा है एफिशिएंसी डबल हो गई, ये लो डबल हो गई। अब डबल हो गई तो कब हुई? जब ये 62 रिड्यूस कर दिया। तो देखो मैं इक्वेशन बना के लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, सोर्स का वही रखा T1, सिंक का 62 रिड्यूस कर दिया, ये दो इक्वेशन बनी, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ गया। समझ रहे हो भाई? कर लोगे? हो जाएगा? चलो चलो भाई, तो अब एक और टर्म बता दूं, कार्नोट हीट इंजन। सुन लो, कोई नई बात नहीं है, 4-5 क्वेश्चन फिक्स है जो इससे बनते हैं। भाई क्या है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने हीट इंजन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने एक बार हीट दिया और जिंदगी भर वर्क डन मिला, या रिपीटेशन करना पड़ता है? मुझे बताओ, हीट इंजन में क्या ऐसा होता है कि मैंने एक बार हीट दे दिया और जिंदगी भर काम चलता रहेगा, है ना? जब तक वो चाबी नहीं घुमाऊंगा, बंद नहीं करूंगा, तब तक गाड़ी दौड़ती रहेगी, क्या ऐसा होता है? क्या रिपीटेशन होता है ना? एक बार हीट देते हो, फिर आउटपुट मिलता है, फिर दोबारा हीट दोगे,
फिर आउटपुट मिलेगा, मतलब साइक्लिक प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं, साइक्लिक प्रोसेस है। क्या होगा, एक बार दोगे फिर आउटपुट मिलेगा, फिर दोगे फिर आउटपुट मिलेगा। तो अब ये अगर कुछ साइकिल है तो इसका कोई साइक्लिक प्रोसेस तो होगा ना। वो साइकिल बताने के लिए ये कार्नोट साइकिल आता है साहब, कार्नोट साइकिल। ये कुछ इस तरह का साइकिल है, देखो है ना, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, है ना। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, और चौथा होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, और साइकिल पूरी हो जाती है ना। ये मैं आपको बता दूं, ये कार्नोट इंजन क्या बताता है। कार्नोट इंजन हीट इंजन की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। कार्नोट इंजन क्या करेगा, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हीट इंजन, वर्किंग ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन, ठीक है। अब इसमें तुम्हें पता है साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो इसमें सबसे पहला काम होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तीसरा होता है साहब आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये चार से साइकिल कंप्लीट होता है, जहां से चले थे घूम के वापस नहीं आया था। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं सुन लेना मेरी बात, क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं, ठीक है। ये कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा, चार पांच क्वेश्चन फिक्स है जो यहाँ पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ये किसको एक्सप्लेन करता है, ये भैया हीट इंजन की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। कार्नोट साइकिल हीट इंजन की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि भैया कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, तो भैया ये चार थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा एडियाबेटिक कंप्रेशन। दो बार एक्सपेंशन, दो बार कंप्रेशन। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है साहब, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि यहां पर कि किस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा, किस में रिजेक्ट होगा। तो सबको पता है एडियाबेटिक में हीट का कोई हाथ ही नहीं। एडियाबेटिक प्रोसेस में ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा ना रिजेक्ट होगा। तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्प्शन या रिजेक्शन किस में चलेगा, आइसोथर्मल, है ना। हीट एब्जॉर्प्शन या हीट रिजेक्शन किस में चलेगा, आइसोथर्मल। सबसे पहले तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन तुम्हें पता है डीयू जीरो है, डीयू जीरो है तो हीट इक्वल टू वर्क डन है ना, और एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव है। एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव तो हीट भी पॉजिटिव, हीट पॉजिटिव मतलब यहां पर एब्जॉर्ब होगा, यहां पर एब्जॉर्ब होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होगा। तो ये जो Q1 है ना, ये Q1 कौन सी हीट है, ये एब्जॉर्ब हीट है भाई। ये जो Q1 दिख रहा है तुम्हें आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, ये है एब्जॉर्ब हीट। और तुम्हें पता है कि जो एब्जॉर्ब होता है वो सोर्स के टेम्परेचर पे होता है। तो ये T1 जो दिख रहा है ना, T1, ये होगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये होगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स। समझ पा रहे हो ना सब। अच्छा अब आ जाओ आइसोथर्मल कंप्रेशन में आ जाओ। आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहाँ भी डी जीरो, यहाँ भी हीट इक्वल टू वर्क डन। कंप्रेशन तो वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव तो हीट भी नेगेटिव, हीट भी नेगेटिव तो हीट का क्या होगा, रिजेक्शन होगा, हीट रिजेक्ट होगा भाई। यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट रिजेक्ट होगा। अब ये जो Q2 दिख रही है ना, ये Q2, ये Q2 क्या है, ये है साहब रिजेक्टेड हीट, ये Q2 है रिजेक्टेड हीट। और रिजेक्शन किस टेम्परेचर पर होता है, ये होता है साहब टेम्परेचर ऑफ सिंक, ये होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक के टेम्परेचर पे होगा साहब रिजेक्शन, होगा सिंक के टेम्परेचर पर। बात पकड़ में आ रही, सोर्स के टेम्परेचर पर क्या होगा, सप्लाई। हाँ तो यार बीच बीच में बताया करो इसे, है ना। एक बार बोल दिया, इसमें मुझे क्या बताना, मैं तो पता है ना मुझे। टाइम टेबल भेजोगे ना बच्चों को, सुबह क्लास तो शाम को है ना बच्चों की, कल तो बुधवार है ना, गुरुवार की है ना छुट्टी, तो क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है भाई, वो छुट्टी तुम्हारी गुरुवार की जगह शनिवार को है ना। चलो आओ। तो भैया कुल मिलाकर के पांच क्वेश्चन बनते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ सुन लो। पांच क्वेश्चन बनते हैं, रिपीट कर लो। पहला क्वेश्चन, ये हीट इंजन की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। दूसरा क्वेश्चन कि भैया इसमें चार थर्मोडायनामिक प्रोसेस होंगे, दो बार एक्सपेंशन, दो बार कंप्रेशन। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर रेडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर रेडियाबेटिक कंप्रेशन। तीसरा क्वेश्चन कि यहाँ पर कौन से प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होगा। किस प्रोसेस में हीट का रिजेक्शन होगा, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट का रिजेक्शन होगा। समझ रहे हो भाई, है ना। अब नेक्स्ट, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा। क्या होता है यहाँ पर, हम इसका ये पीवी साइकिल का वर्क डन निकालते हैं, चारों प्रोसेस का वर्क, आइसोथर्मल का वर्क, एक्सपेंशन का, कंप्रेशन का, मतलब 1 2 3 4 का वर्क ऐड करते हैं, तो उससे नेट वर्क डन आता है। डिवाइड बाय नेट सप्लाई हीट करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, और फॉर्मुला यही बन जाता है, ये फॉर्मुला यही बन जाता है। डेरिवेशन नहीं बता रहे, कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे।
कार्नोट साइकिल का यूज करके जब एफिशिएंसी निकालते हैं ना, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो कोई तुमसे अगर पूछे कि भैया कार्नोट साइकिल की या कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, तो और कुछ नहीं है भैया, हीट इंजन के बराबर। हीट इंजन के बराबर। किसको बताएगा? आइडियल एफिशिएंसी को बताएगा। तो भैया पांचों क्वेश्चन सुन लो फटाफट। पहला क्वेश्चन किसको बताएगा? हीट इंजन की वर्किंग को। दूसरा, 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस होंगे, 2 बार एक्सपेंशन 2 बार कंप्रेशन। तीसरा, किसमें हीट एब्जॉर्ब होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होगा और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट का रिजेक्शन होगा। चौथा क्वेश्चन, इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? बोले हीट इंजन के बराबर आएगी। पांचवा क्वेश्चन, ये पीवी साइकिल कैसा होगा? ये फोटो याद रखना, ये फोटो बना हुआ है ना, ये पीवी साइकिल याद रखना, है ना। तो कार्नोट साइकिल पे ये 5 क्वेश्चन फिक्स है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो एक कार्नोट साइकिल के नाम पे भी क्वेश्चन कर डालो। ये लो, हीट इंजन वर्क बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी पूछ रहा है, देखो हद हो गई, 25%। ये लो, अभी किया था थोड़ी देर पहले ऐसे। मतलब कार्नोट इंजन का नाम लेकर के अगर क्वेश्चन दे तो घबराना नहीं है भैया, ये हीट इंजन का ही फॉर्मूला लगा देना है, आपको हीट इंजन का फॉर्मूला ही लगा देना है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि बोले आइसोथर्मल में स्ट्रेट लाइन बना रखा है। कहाँ बना रखा है स्ट्रेट लाइन? किसको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बताओ? ये किसी को स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। ये लो, मैं तुम्हें और साफ बना के दिखाता हूँ। लो, यहाँ जगह है मेरे पास, यहाँ बनाता हूँ। लो, ये पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर ये लो आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, साइकिल पूरा हो गया। ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है। ये लो, 2 बार एक्सपेंशन 2 बार कंप्रेशन, पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। लो, ये लो, ये कार्नोट साइकिल। बोलो, किसी को और कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो आ जाओ साहब, अब आ जाओ नेक्स्ट पंप पे आ जाओ। हीट पंप। पंप जानते हो ना सब, पंप का काम क्या होता है? कब से बता रहा हूं तुम्हें पंप का काम क्या होता है, जानने लगे होगे अब तो पंप को, ठीक है। पंप का काम होता है साहब खींचना चढ़ाना। ये सबमर्सिबल पंप, याद है मैंने बताया था, जमीन के नीचे से पानी खींच के लाता था लेवल पे, फिर ऊपर चढ़ाता था टंकी पे, है ना। नीचे से ऊपर खींचना, समझ लो, लेवल नीचे से पकड़ के लेवल पे लाना, फिर उस लेवल को ऊपर चढ़ाना, ये पंप का काम होता है। कुल मिलाकर के पंप का काम होता है खींचना। पानी का पंप है तो पानी खींचेगा, हीट का पंप है तो हीट खींचेगा। पानी का पंप है तो पानी, हीट का पंप है तो हीट खींचेगा। ये रेफ्रिजरेटर, तुम्हें कल बताया था मैंने, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। रेफ्रिजरेटर में पीछे एक कंप्रेसर लगा होता है, देखा होगा आपने। वो कंप्रेसर में कंडेंसर ट्यूब जुड़ी होती है, वो रेफ्रिजरेशन बॉक्स के अंदर जाती है। उनके अंदर रेफ्रिजरेंट्स भरे होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स। कंप्रेसर क्या करता है? उन रेफ्रिजरेंट्स को कंप्रेस करके अंदर भेजता है और बाहर खींचता है। वो अंदर से फ्रिज के अंदर की हीट खींच के बाहर लाते हैं। वो फ्रिज के अंदर की हीट खींच करके क्या लाते हैं? बाहर लाते हैं। समझ रहे हो? उससे फ्रिज ठंडा हो जाता है। तो भैया उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं, आ जाओ साहब। ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर, एसी का काम भी यही होता है, कमरे के अंदर की हीट खींचता है, कमरे को ठंडा करता है। इसी को बोलते हैं हीट पंप। अब इसमें भी 3 पार्ट है साहब, है ना, सोर्स, सिंक और साथ में वर्किंग सब्सटेंस। ये आपको बता दूं साहब, ये होता है साहब सोर्स। अब सोर्स का काम हीट देना नहीं है, वो वर्किंग सब्सटेंस जो होता है ना, वर्किंग सब्सटेंस, ये वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस ये क्या करता है? वर्क इनपुट देता है। अब यहाँ पर वर्क इनपुट जाएगा, समझ रहे हो, ये काम करेगा और काम करके ये हीट खींचेगा। देखो खींची गई हीट बोल रहा हूँ, Q2। ये Q2 क्या है साहब? ये Q2, ये सोर्स से खींची गई हीट। हीट इंजन में सोर्स हीट देता था, यहाँ पंप में, हीट पंप में सोर्स हीट देगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं देगा, तुम खींचोगे, काम करके उससे खींच के लाओगे। फ्रिज के अंदर की हीट तुम खींचोगे। मैं तुम्हें एग्जांपल, फ्रिज के एग्जांपल समझाऊं। ये वर्किंग सब्सटेंस को मान लो फ्रिज का कंप्रेसर है, वर्किंग सब्सटेंस को मान लो फ्रिज का कंप्रेसर। और ये कोल्ड रिजर्वायर है ना, इसको मान लो साहब रेफ्रिजरेशन बॉक्स। ये हो गया रेफ्रिजरेशन बॉक्स। क्या करता है? कंप्रेसर काम करता है, काम करके रेफ्रिजरेशन बॉक्स से हीट को खींचता है। और ये खींचा हुआ हीट क्या है? ये बाहर सराउंडिंग को दे देते हैं, है ना। ये बाहर किसको देते हैं साहब? सराउंडिंग को। ये जो हॉट रिजर्वायर है ना, ये इसको मान लो सिंक है, ये सिंक है, ये और कुछ नहीं है, सराउंडिंग है साहब। तो भैया अभी भी सोर्स का काम है हीट देना, लेकिन क्या अपनी मर्जी से देता है या आप खींचते हैं? बोलो, पंप में सोर्स अपनी मर्जी से हीट दे रहा है कि तुम खींच रहे हो? ठीक है, ये सोर्स अपनी मर्जी से दे रहा है कि हम खींच रहे हैं? हम खींच रहे हैं। यहाँ वर्क आउटपुट है कि इनपुट है? बोलो, वर्क आउटपुट है कि इनपुट है? हीट पंप में वर्क आउटपुट है कि इनपुट है? इनपुट है।
यहाँ पर इनपुट होगा मैकेनिकल वर्क, इनपुट होगा मैकेनिकल वर्क, और आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा साहब आपको हीट। आउटपुट आउटपुट मिलेगा आपको हीट। उल्टा हो गया, इंजन में इनपुट हीट, आउटपुट वर्क, यहाँ इनपुट वर्क, आउटपुट क्या मिल रहा है साहब? हीट मिल रही है ना। तो देखो साहब, यहाँ पर इससे सोर्स से हीट को खींचा गया, काम किया तुमने, ये वर्किंग सब्सटेंस ने काम किया, कंप्रेसर ने काम किया, वर्क इनपुट दिया, और इससे हीट खींच के लाया, कहाँ दे दी? बाहर दे दी, सराउंडिंग को दे दी, ये रिजर्वायर को दे दी, है ना। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो मैं ऐसे ही बोलूंगा ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन से मैं ऐसा बोलूंगा Q2 बराबर, सॉरी, Q2 प्लस W बराबर Q1, है ना। देखो देखो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, क्या बोलेंगे? Q2 प्लस W बराबर Q1। अभी भी मैं बोलूंगा Q1 मोर देन Q2, अभी भी मैं बोलूंगा T1 मोर देन T2। लेकिन गौर करो, टेम्परेचर ज्यादा किसका है? अब सोर्स का ज्यादा है कि सिंक का ज्यादा है? देखो देखो, ये T2 क्या है? T2 कम है और T1 ज्यादा है। तो भैया यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर क्या है? कम है, और सिंक का ज्यादा है। उल्टा उल्टा काम हो गया। वहां क्या था? वहां पर आपके पास सोर्स का ज्यादा था और सिंक का क्या था? कम था। यहाँ सोर्स का कम है और सिंक का क्या है? ज्यादा है। तो हीट कहाँ से कहाँ जा रही है? देखो, अब हीट कहाँ से कहाँ जा रही है? हीट तो सोर्स से सिंक की जा रही है ना। अब जा रही है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, हीट का फ्लो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हो रहा है। बताओ, अपने आप हो रहा है कि काम करके हो रहा है? बोले अपने आप हो रहा है या वर्क इनपुट दे करके हो रहा है? काम करके हो रहा है, वर्क इनपुट देके हो रहा है। कल ही बताया था मैंने, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नॉर्मली हीट फ्लो होता है हाई से लो, लेकिन लो से हाई लेके जाना है तो काम करना पड़ेगा, काम करके हीट को खींचना पड़ेगा। वही किया है ना। मैंने मैंने फ्रिज का एग्जांपल दिया, ये कंप्रेसर को मानो वर्किंग सब्सटेंस, ये रेफ्रिजरेशन बॉक्स से फ्रिज के अंदर से हीट खींच के लाता है और बाहर सराउंडिंग को दे देता है ना। अच्छा, ये इसमें क्या आ जाएगा? वर्क इनपुट जाएगा, ये हीट खींच के लाएगा Q2, और सराउंडिंग को क्या देगा साहब? Q1। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन बता दिए मैंने। पहली चीज, इनपुट जाएगा वर्क, आउटपुट आएगी हीट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हीट का फ्लो होता है लो से हाई। तीसरा क्वेश्चन, सोर्स का कम होता है और सिंक का क्या होता है? ज्यादा होता है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनता है कि भैया एसी कमरे को ठंडा कर देता है ना। एसी क्या करता है? कमरे को ठंडा कर देता है। मेरे पास एसी नहीं, मेरे पास फ्रिज है, मेरे पास फ्रिज है, गर्मी आ गई आजकल, रात को फ्रिज का दरवाजा खोल के सो जाऊं, है ना। एसी नहीं है मेरे पास, तो पता है कि एसी भी ठंडा करता है और फ्रिज भी ठंडा करता है। देखो, दोनों की वर्किंग बता रहा हूँ, दोनों ठंडा करते हैं। तो मेरे पास एसी नहीं है, फ्रिज का दरवाजा खोल के सो जाओ, क्या होगा? कमरा ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा? कमरा ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा? बोलो, कमरा ठंडा ही गर्म? उल्टा गर्म हो जाएगा। ठंडा होने की जगह कमरा गर्म हो जाएगा। इसका रीजन सुनो, रीजन सुनो। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि साहब, क्या होगा? तुमने दरवाजा खोल दिया, अगर दरवाजा खोल दिया तो फ्रिज का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया, फ्रिज का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया। अब क्या करोगे? अब तुम रूम से हीट खींचोगे, अब तुम कमरे के अंदर से हीट खींचोगे और कमरे को ही वापस दे दोगे। वे क्या क्या, दरवाजा खोल दिया तुमने, क्या करोगे? कमरे से Q1 हीट खींची, और बाहर पीछे सराउंडिंग को कितनी दी? पीछे सराउंडिंग को दी Q1 प्लस डब्ल्यू, Q1 प्लस डब्ल्यू। अगली बार क्या होगा? अगली बार वो Q1 प्लस डब्ल्यू खींचोगे और बाहर जाके क्या दोगे? बाहर जाके दोगे Q1 प्लस टू डब्ल्यू। अगली बार क्या करोगे? Q1 प्लस टू डब्ल्यू खींचोगे और बाहर जाके क्या दोगे? Q1 प्लस थ्री डब्ल्यू दोगे। मतलब हर बार प्लस डब्ल्यू करके हीट सराउंडिंग को दोगे। समझ रहे हो? प्लस डब्ल्यू करके हीट सराउंडिंग को हम देते जाएंगे, तो समझ सकते हो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, है ना। तो ये भैया फ्रिज ठंडा नहीं करेगा, फ्रिज बल्कि गर्म कर देगा, है ना। ये एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है ना, एसी का आउटडोर यूनिट, वो कमरे के अंदर नहीं होता, वो बाहर रखा होता है। उस एसी की आउटडोर यूनिट को भी कमरे के अंदर रख दो, एसी की आउटडोर यूनिट को उठा के कमरे में रख दो, वो कमरे को गर्म कर देगा, है ना, गर्म कर देगा। समझ रहे हो ना? तो सिंपल फंडा। अच्छा, अब इसमें वही टर्म एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की जगह एक टर्म बोलते हैं सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, एक टर्म आती है सीओपी, वही आउटपुट अपॉन इनपुट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वही आउटपुट अपॉन इनपुट। आपको पता है आउटपुट क्या है? आउटपुट है साहब हीट, और इनपुट क्या है? इनपुट है मैकेनिकल वर्क, सबको पता है। कौन सी हीट आउटपुट है? कौन सी हीट आउटपुट है? बोलो, Q1 या Q2? ठीक है, ये बच्चे क्या Q1 ले लेते हैं इसमें। ठीक है, बच्चे क्या Q1 ले लेते हैं। बोलो सर, बाहर सराउंडिंग को तो Q1 दिया है ना, Q1। अबे सराउंडिंग को Q1 दिया, लेकिन फ्रिज के अंदर से क्या खींच के लाए हो? फ्रिज के अंदर से तो Q2 खींच के लाए हो ना, तो ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट है। उस Q1 को आउटपुट मत मानना, ये आउटपुट और ये इनपुट। तो भैया आउटपुट हो गया आपके पास कितना? Q2। इनपुट हो गया मैकेनिकल वर्क, ये हो गया Q2 बाई डब्ल्यू। और अभी तुमने पिछले पेज पे बनाया था, ये देखो कि Q1 बराबर Q2 प्लस डब्ल्यू है, तो यहाँ से W क्या बोलोगे? यहाँ से W बराबर बोलोगे आप कितना? W बराबर Q1 माइनस Q2। ये देखो Q1 माइनस Q2,
सॉल्व करेंगे तो T2 अपॉन T1 माइनस T2 ये बन रहा है। अच्छा कौन है ज्यादा, कौन है ज्यादा, कौन है इसमें ज्यादा, T1 है कि T2 है? बोलो ज्यादा T1 है कि T2 है ना? T1 ज्यादा है। दोनों केस में सिंबल ही ऐसा लिया है कि T1 ज्यादा आ जाए। पिछले केस में भी मैंने सोर्स का टेम्परेचर T1 लिया था, लेकिन अब मैं सिंक का T1 मान रहा हूँ, है ना? देखो देखो, ज्यादा वाले को T1 मान रहा हूँ मैं दोनों केस में। चलो वो झगड़ा भी खत्म करें, वो झगड़ा भी खत्म करें। मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये T लोअर डिवाइड बाय बोलेंगे T हायर माइनस T लोअर, समझ रहे हो? ऐसा लिख दिया। और एफिशिएंसी में क्या लिखते थे? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन में 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर, अबे ऐसा लिखते थे। याद करो, याद करो। ठीक है, तो तुम जिस तरीके से याद रखना चाहो फॉर्मूले बना दिए मैंने। तो ये यहाँ पर टर्म यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब चलो एक दो क्वेश्चन कर लें, एक दो क्वेश्चन कर लें, फिर मैं सीओपी और एफिशिएंसी में रिलेशन बताऊंगा आपको, सीओपी और एफिशिएंसी का रिलेशन। तो क्वेश्चन देखो साहब, ये बोल रहा है सीओपी बताओ, रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब कई बार बताना भूल जाता है कौन सोर्स का कौन सिंक का, है ना? कौन सा सोर्स का और कौन सा सिंक का। तो भैया अपने को पता है रेफ्रिजरेटर के केस में ज्यादा वाला सिंक का और कम वाला सोर्स का। आ जाओ साहब, ये आ गया T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये आ गया 30.3। ये आ रहा है, मैं आपको बता दूं हमेशा मोर देन बनाएगी, सीओपी ऑलवेज मोर देन बनाएगी, कभी भी लेस देन वन नहीं आएगी, कभी भी लेस देन वन नहीं आएगी। ठीक है, चलो रिलेशन देख लो, रिलेशन देख लो, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, एफिशिएंसी और सीओपी में रिलेशन देखो। एफिशिएंसी तुम्हें पता है W अपन Q1 है, मैं रिलेशन बना रहा हूँ। एफिशिएंसी आपको पता है W अपन Q1, W इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन ईटा बराबर Q1 बाय W, 1 अपॉन ईटा बराबर Q1 बाय W, समझ रहे हो? है ना? इसको Q1 का वैल्यू अभी बताया था आपने, है ना? इंजन में बताया ना आपने, W प्लस Q2। आ जाओ साहब, 1 अपॉन ईटा बराबर W प्लस Q2 अपॉन W, है ना? और लिखो इसको, और लिखो, ये 1 अपॉन ईटा कर दिया इसको, ये 1 अपॉन ईटा को W अपॉन W प्लस Q2 बाई W, ये W बाई W तो 1 हो गया। और ये Q2 बाई W क्या है? बीटा है। ये Q2 बाई W क्या है? यही तो COP है। अबे Q2 बाई W यही तो COP है। तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन ईटा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। समझ रहे हो? रिलेशन बना रहा हूं तुम्हारे सामने। तो बीटा क्या लिखोगे? बीटा लिखोगे साहब 1 अपॉन ईटा माइनस 1, है ना? ये बीटा बराबर 1 अपॉन ईटा माइनस 1। ये रिलेशन बन गया साहब सीओपी और एफिशिएंसी के बीच में। COP of heat pump is equal to 1 upon efficiency of heat engine minus 1, 1 upon efficiency of heat engine minus 1। ये COP और efficiency का रिलेशन आपके पास बन चुका है। ठीक है, वो efficiency रख देंगे तो COP आ जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं, अपने AIPMT में आया हुआ है इस प्रॉपर्टी पर, AIPMT में आया हुआ है, और पहले यही क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा था एक बार, सेम डाटा तक सेम ये तुम्हारे आ गया था। देखना देखना, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दे रहा है, बोल रहा है इसी को रेफ्रिजरेटर की तरह काम में लो, इसी को रेफ्रिजरेटर की तरह काम में ले लो। चलो ले लेते हैं, अपने को क्या परेशानी। बोल रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम 10 जूल होगा, ये इनपुट दे दिया, वर्क इनपुट दे दिया। अब बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पर रिजर्वायर से एब्जॉर्ब हीट पूछ रहा है साहब। ठीक है, चलो आ जाओ साहब। अब सिंपल में अगर बताऊं आपको, यहाँ पर अगर मैं देखो सीओपी से भी कर सकता हूँ और वैसे भी कर सकता हूँ। पहले सीओपी वाले तरीके से अगर करें तो यहाँ पर सीओपी क्या बोलोगे? सीओपी बोलोगे, अभी फॉर्मूला बनाया एफिशिएंसी का, 1 अपॉन ईटा माइनस 1, ये कितना हो गया? 1/1/10 माइनस 1। तो भैया 10 माइनस 1 मतलब 9 आ गया, 9, सीओपी 9 आ गया। और सीओपी क्या होगा? सीओपी को हीट की फॉर्म में अगर हम लिखें तो हीट की फॉर्म में सीओपी क्या लिखोगे? भाई आउटपुट और वन इनपुट। आउटपुट क्या है साहब? Q2 और इनपुट क्या है? W। तो Q2 बराबर 9W, है ना? ये W दिया हुआ है 10 जूल, ये आ गया साहब 90 जूल। और याद करो Q2 कौन सी हीट है? लो टेम्परेचर से एब्जॉर्ब हीट ही तो है। ये Q2 ही तो अपन ने सोर्स से हीट लिया था। ये हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स, सोर्स से जो लिया, और सोर्स का टेम्परेचर ही तो क्या है? यही तो लोअर टेम्परेचर। अबे यही तो लोअर टेम्परेचर था, तो आंसर आ गया 90 जूल, फर्स्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट आंसर, समझ रहे हो भाई? ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आउटपुट Q2 क्यों माना, समझ में नहीं आया। मुझे बता, फ्रिज के अंदर से तू क्या खींच के ला रहा था, मुझे बता। फ्रिज के अंदर से तुमने क्या खींचा था? ये फोटो देख के बता, मैं वापस लेके चल रहा हूँ तेरे को, बता, इधर फोटो को देख के बता। चल और पिछले पेज वाले फोटो पे चल,
और पिछले पेज वाले फोटो पे चल। यहाँ तेरे को मैंने बताया ये तूने काम किया, काम करके क्या खींचा, फ्रिज के अंदर से Q1 खींचा या Q2 खींचा, बोल। फ्रिज के अंदर से Q1 खींचा, अनुभव, अनुभव बेटा बोल, अनुभव बोल, फ्रिज के अंदर से Q1 खींच के लाया कि Q2 खींच के लाया, फोटो देख। Q2 खींच के लाया ना, तो यही तो आउटपुट है, यही तो आउटपुट है। तेरे को साफ साफ यहाँ गा के बताया मैंने, देख कि जो फ्रिज के अंदर से खींच के आ रहे हैं वही आउटपुट है, जो फ्रिज के अंदर से खींच के आ रहे हैं वही आउटपुट है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर उसका ध्यान मैच में लगा है। बेटा तेरा भी लगा होगा फिर तो। क्या स्कोर हुआ इंडिया का, है ना, क्या स्कोर हुआ इंडिया का, बोलो बोलो स्कोर क्या हुआ। अच्छा तूने नहीं देखा भाई, बहुत बढ़िया, तू है पढ़ने वाला बच्चा है। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर मैच कौन सा चल रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया प्रभु, तुम ही अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ। वो एक बच्चा बोला, बोले सर फुटबॉल का मैच है क्या। धन्य हो प्रभु धन्य हो। आ जाओ, लास्ट आर्टिकल बचा एंट्रोपी। हालांकि पढ़ते केमिस्ट्री में हो, लेकिन फिजिक्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। वापस लौटो वापस लौटो वापस लौटो। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, एंट्रोपी को पढ़ा रहा हूँ। सुनना एंट्रोपी क्या होती है। किसी भी सिस्टम की यहाँ पर रेंडमनेस को शो करती है साहब, डिसअरेंजमेंट को शो करती है ना, डिसअरेंजमेंट को शो करने वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं साहब एंट्रोपी। ठीक है, अब क्या होता है, कहीं सिस्टम का अगर डिसअरेंजमेंट बढ़ रहा है ना, तो हम बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ रही है, और डिसअरेंजमेंट घट रहा है ना, तो हम बोलेंगे एंट्रोपी घट रही है। मैथमेटिकली जो चेंज इन एंट्रोपी होती है ना, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला ये होता है हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय टेम्परेचर। ये तुमने 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें वायरस क्या, वो दोनों हाथों से कुछ कुछ लिखता रहता है। वो वायरस दोनों हाथों से कुछ लिखता है ना, वो यही लिखता है, यही फॉर्मूला लिखता है। एक से लिखता है ds बराबर डेल क्यू बाई टी, एक से लिखता है dq बराबर टी ds। ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है ये टर्म्स बहुत। ठीक है, तो अब अपने काम की चीज समझ लो। यहां से मैं अगर आपको बोलता हूं कि साहब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, तो dq पॉजिटिव बोलेंगे ना, और dq पॉजिटिव बोलेंगे तो ds को भी पॉजिटिव बोलेंगे, और ds को पॉजिटिव बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी बढ़ रही है, हम बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं बोलता हूँ साहब हीट का रिजेक्शन है, हीट रिजेक्शन हो रहा है साहब, ये रिजेक्ट हो रहा है साहब, है ना, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में डेल क्यू क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ये डेल क्यू नेगेटिव, तो डीएस भी नेगेटिव, डीएस भी नेगेटिव, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है। देखो फिजिक्स की भाषा में बात कर रहा हूं मैं, एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा अपन हीट देख के बता देंगे साहब। किसी प्रोसेस में अगर हीट एब्जॉर्ब होगा ना तो वहां एंट्रोपी बढ़ेगा, और किसी प्रोसेस में अगर हीट रिजेक्ट होगा ना तो वहां एंट्रोपी कम होगा, है ना। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, केमिस्ट्री में तुम एग्जांपल पढ़ते हो वो अंडे का उबलना, एक अंडे के उबलने वाला एग्जांपल पढ़ते हो, याद है, अंडे का उबलना। अगर अंडा उबलता है तो बताओ हीट एब्जॉर्ब करता है कि रिजेक्ट करता है। ठीक है, मैं फिजिक्स तुम वहां पढ़ते हो, वहां पे पढ़ते हो ऐसा कि अंडा उबला, अब अंडा उबला तो अंडे के उबलने में एंट्रोपी बढ़ जाती है, ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हो। और वहां कुछ पेप्टाइड बॉन्ड से इसका रीजन देते हैं, वहां इसका रीजन कुछ देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड वॉन्ड, याद है ना। अब अपने फिजिक्स फिजिक्स का रीजन सुनो, अंडे के उबलने में फिजिक्स का रीजन सुनो। भैया अंडा उबल रहा है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, और तुम्हें पता है कि जहां जहां सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। जहां जहां सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा मतलब एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वो अंडे का उबलना, ये अंडे का उबलना, ये अंडे के उबलने में एंट्रोपी बढ़ेगी। एक और होता है, दूसरा एग्जांपल बताऊं, बर्फ का पिघलना, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है। बताओ साहब आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा रिजेक्ट करेगा। आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा रिजेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां भी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। यहां भी एंट्रोपी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा, इसका उल्टा एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि पानी बर्फ में कन्वर्ट हो गया, पानी बर्फ में कन्वर्ट हो गया, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी थी इसमें। ये वाटर अगर आइस में कन्वर्ट होगा, बताओ साहब इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्ट, इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट करेगा तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। चेंज इन एंट्रोपी बोले तो एग्जैक्ट कितना होगा, डेल क्यू बाई टी होगा। डेल क्यू क्या बोलोगे, एम इंटू एल एफ डिवाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। समझ पा रहे हो साहब, और माइनस आएगा माइनस। ठीक है, रिजेक्टेड हीट को क्या लेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो भैया अब यहाँ पर सिंपल आसान भाषा में बता दूं, अगर टेम्परेचर चेंज के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बनाना है तो ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने बना हुआ है। टेम्परेचर चेंज में हीट क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे mc dt। ये देखो mc dt अपॉन dt कर दिया,
1/t का इंटीग्रेशन करेंगे, 1/t का तो log t, लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा साहब log t2/t1, ये m इंटू सी log t2/t1, और ई बेस को 10 बेस में बदलोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है साहब, ये आ रहा है चेंज इन एंट्रोपी फॉर टेम्परेचर चेंज। अच्छा, फेस कन्वर्जन में पूछे है ना, ds इन फेस कन्वर्जन, अगर ऐसा बोले ds इन फेस कन्वर्जन तो हम बोलेंगे ds बराबर डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी तो क्या बोलेंगे, m इंटू एल एफ डिवाइड बाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या लेना है वो देख लो, अगर मेल्टिंग प्रोसेस है ना, मेल्टिंग प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज बोलता है तो ये m इंटू एल एफ डिवाइडेड बाय, है ना, ये m इंटू एल एफ डिवाइड बाय क्या बोलेंगे साहब, मेल्टिंग पॉइंट, ये टी एम पी। और वेपराइजेशन प्रोसेस में अगर एंट्रोपी का चेंज बोलता है, वेपराइजेशन, हम बोलेंगे m इंटू एल वी डिवाइड बाई टी बी पी, ये बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे। बात पकड़ में आ गई साहब। फेस कन्वर्जन के लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया, टेम्परेचर चेंज के लिए बना दिया। अब टेम्परेचर चेंज में अगर ये बोलता है कि नहीं मैं बोलता हूं आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे साहब m इंटू सी पी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, है ना। आइसोमेट्रिक बोलता हूं, आइसोमेट्रिक, तो यहाँ चेंज इन एंट्रोपी बोलेंगे एम सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। अच्छा, अगर आइसोथर्मल बोल दूं मैं, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में स्पेसिफिक हीट तो इनफाइनाइट होता है ना, तो वहां क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज होगा ही नहीं, टेम्परेचर में चेंज होगा ही नहीं, तो बताओ वहां आंसर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट इक्वल टू वर्क डन आएगा। याद करो, ये डेल क्यू अपॉन टी, तो हीट इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है 2.303 म्यू आर टी लॉग 10 बेस v2 अपॉन v1, है ना। ये लो, ये बोल देंगे म्यू आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अच्छा, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक को पकड़ो, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, क्वेश्चन कभी आया नहीं अपने, 2 बार क्वेश्चन आया आज तक, एक वो थ्योरेटिकल बता दिया मैंने, बर्फ के जमने वाला, एक बार वो आया था, है ना, और एक बार ये फेस कन्वर्जन वाला है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल फेस कन्वर्जन वाला, है ना। बाकी जितने तरह की पॉसिबिलिटी बनती है अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो है, अगर हीट एक्सचेंज जीरो है तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबेटिक को आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस इसीलिए बोला जाता है। कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना सब, ठीक है। एक और कंसेप्ट बता दूं, ग्राफिकल कंसेप्ट, जहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएंगे ना वहां ग्राफ जरूर आएंगे। ये डी क्यू बराबर टी डी एस, टी डी एस, बताओ साहब इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, अरे ये इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है कि नहीं होता है। तो भैया यहाँ पर सुन लो, ये डी क्यू मतलब हीट, हीट बराबर क्या होगा, ये होगा एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टी एस कर्व एंड एस एक्सेस, टी एस कर्व एंड एस एक्सेस, टी एस कर्व और एस एक्सेस के बीच का जो एरिया है ना, वो भैया हीट को बताएगा, है ना, टी एस कर्व और एस एक्सेस के बीच का एरिया हीट को बताएगा। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, है ना, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले एएफएमसी में भी आया था, ये जेई मेंस में भी आया था, है ना। इसमें टीएस कर्व देके एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मांगी गई थी, ध्यान देना, ये टीएस कर्व दे रहा हूं आपको, टीएस कर्व आपको कुछ इस तरह का दिया जा रहा है, ये ऐसा कर्व है ना, एक टीएस कर्व, इसमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का डाटा आपको दिया जा रहा है, ये एस नॉट, ये 2s नॉट, ये टी नॉट, ये 2t नॉट, ये डाटा आपको दिया जा रहा है साहब, दिख रहा है डाटा आपको, बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बताइए साहब, ये बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बताइए, इस डाटा से बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बताइए, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब सबको पता है कि एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी ये होगी 1 माइनस Q2 बाई Q1, Q2 कौन सा हीट, बोले रिजेक्टेड हीट, इंजन में Q2 रिजेक्टेड हीट, Q1 कौन सा, Q1 सप्लाइड हीट, है ना। अब हमें पता लगाना पड़ेगा कहाँ रिजेक्शन हुआ कहाँ सप्लाई हुआ, है ना, रिजेक्शन सप्लाई का अपने को पता लगाना पड़ेगा। चलो एबीसी प्रोसेस में आओ, तो सबसे पहले अगर मैं ए बी प्रोसेस बोलूं, तो ए बी तो एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया भैया, ये तो एडियाबेटिक हो गया, कोई हीट एक्सचेंज होता ही नहीं, यहाँ तो कोई हीट एक्सचेंज होता ही नहीं, कोई एब्जॉर्ब नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं। बीसी प्रोसेस पकड़ो, बीसी,
बताओ बी से सी में एंट्रोपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बी से सी में एंट्रोपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? एंट्रोपी बढ़ रहा है तो यहाँ एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब हीट को हम बोलते हैं Q1, है ना। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब हीट Q1 किसके बराबर होगा? एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। ये एरिया 1 और ये एरिया 2, ये होगा A1 प्लस A2 के बराबर। ये होगा A1 प्लस A2। अच्छा, CA प्रोसेस में आ जाओ। सी से ए में एंट्रोपी घट रहा है। अगर एंट्रोपी घट रहा है तो हीट का रिजेक्शन होगा, है ना। रिजेक्शन होगा, और रिजेक्टेड हीट को क्या बोलते हैं? रिजेक्टेड हीट को Q2 बोलते हैं। ये Q2 होगा A2 के बराबर। Q2 होगा साहब A2 के बराबर। यहाँ ये A1 A2 निकालने तो काम खत्म हो गया अपना। एरिया 1 हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया 2 हो गया लेंथ इंटू विड्थ, T0 S0। तो Q1 कितना आ गया? Q1 आ गया 3/2 T0 S0। और A2 कितना आ गया? T0 S0। ये डाटा रख दो साहब। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 1 माइनस Q2/Q1, Q2 T0 S0, Q1 3/2 T0 S0। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2/3, 1/3 आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 1/3, ये होगा 33.33%। ठीक है, ये जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये AFMC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि एंट्रोपी एंट्रोपी के 2 क्वेश्चन अपने AIBMT में आज तक आए हैं जो मैंने बताए। पहला कि भैया वो फेस कन्वर्जन में चेंज इन एंट्रोपी पूछा था, तो DQ बराबर DQ अपॉन T, M इंटू L अपॉन T, है ना। और एक क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछा था कि भैया अगर पानी जमता है तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? अगर पानी जमता है तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना साहब खत्म हो गया। ठीक है, अपना ये सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया, और संडे को टेस्ट में यहीं तक आ रहा है। लेकिन संडे तक मुझे बोला गया है कि साहब आप हीट खत्म करेंगे, है ना। तो मैं फटाफट हीट ट्रांसफर शुरू कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दूं तुमसे, है ना। हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें आज। मेथड की जानकारी दे दूं, कल डिटेल से पढ़ेंगे बाकी। तो मैं एक बार फटाफट स्क्रीन शेयर कर दूं आपसे, है ना। रुकना एक मिनट। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट एक्सटेंड करेंगे अपन, ज्यादा नहीं करेंगे आज, घबराओ मत। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, थोड़ा सा हीट ट्रांसफर का इंट्रोडक्शन दूंगा, हीट ट्रांसफर के मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा, है ना। हाँ, एक मिनट चेक करो, स्क्रीन शेयर हो गया? चेक करो, स्क्रीन शेयर हो गया? पानी जमेगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही है। पानी जमेगा तो एंट्रोपी खत्म डिक्रीज होगी, बिल्कुल। आ जाओ साहब, अब आते हैं अपन हीट ट्रांसफर पे। ठीक है, हीट ट्रांसफर पे आते हैं साहब। ठीक है, देखो साहब, हीट ट्रांसफर के मेथड, अभी तक अपन ने हीट की बात करी सर, अब हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। अभी तक अपन ने हीट की क्या बात करी? हीट कहाँ से आती है, कहाँ जाती है? नॉर्मली हाई टेम्परेचर से आती है और लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। लो से हाई लेके जाना है तो हमें काम करके हीट को खींचना पड़ता है। चलो, ये बहुत बढ़िया बातें तुमने पढ़ी, लेकिन किस मेथड से? एक जगह से दूसरी जगह जाने के कोई मेथड तो होते होंगे ना। वो हीट ट्रांसफर मेथड पढ़ने हैं अपने को। एक जगह से दूसरी जगह पर हीट ले आने के मेथड्स पढ़ने हैं अपने को। अब मेथड में आपको बताऊं मैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर 3 तरह के मेथड होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट ट्रांसफर के 3 मेथड है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब क्या क्या है एक एक करके सुनना, है ना। देखो, कंडक्शन ऐसा मेथड है जिसमें मीडियम के पार्टिकल हीट का ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। अपनी जगह छोड़े बिना हीट का ट्रांसफर करें, है ना। सिंपल सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे हाथ में एक रॉड है, मेरे हाथ में एक रॉड है। इस रॉड के एक एंड को मैंने पकड़ लिया और दूसरे एंड को मैंने आग में डाल दिया। दूसरे एंड को मैंने आग में डाल दिया। बताओ, इस एंड को हीट मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ये वाला एंड छोड़ना पड़ जाएगा, हाथ हटाना पड़ जाएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये एंड गर्म हो जाएगा। अगर ये एंड गर्म हो गया तो मुझे बताओ, इस एंड तक हीट किसने पहुंचाई? इस एंड तक हीट किसने पहुंचाई? इधर वाले मॉलिक्यूल को हीट मिली, क्या वो खुद घूमते हुए आए क्या हीट देने के लिए? इधर वाले मॉलिक्यूल को हीट मिली, क्या वो खुद आ रहे हैं? क्या क्या अपनी जगह छोड़ रहे हैं? क्या अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपनी जगह नहीं छोड़ते।
अपनी जगह ना छोड़ें और हीट का ट्रांसफर कर दें तो इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन। मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह छोड़े बिना अगर हीट का ट्रांसफर करते हैं तो ये मेथड क्या कहलाता है? ये मेथड कहलाता है कंडक्शन। इसमें इसमें होता क्या है? इस मेथड में क्या होता है, जैसे इधर वाली सरफेस के मॉलिक्यूल को हीट मिलेगा ना, तो वो क्या करेंगे, अपनी जगह पर बैठे बैठे वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करके बगल वाले को एनर्जी देंगे, बगल वाला भी वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके उसके बगल वाले को देगा, है ना, फिर ये वाइब्रेट करेगा। ऐसे वाइब्रेशन से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अपनी जगह छोड़े बिना मीडियम के पार्टिकल अगर एनर्जी का ट्रांसफर कर दें तो इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन। ये मेथड कहलाता है कंडक्शन। कंडक्शन समझ में आ गया भाई? अरे कंडक्शन मेथड क्लियर हुआ भाई? हाँ कि ना? है ना, एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कंडक्शन की डिटेल से पढ़ेंगे, मेथड समझ में आ गया। अब दूसरा सुनो, कन्वेक्शन। दूसरा मेथड सुनो, कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन मेथड क्या है? देखो, इसमें भी हीट का ट्रांसफर मीडियम पार्टिकल करेंगे, लेकिन अपनी जगह छोड़ करके खुद जाएंगे, खुद जाकर के अगर हीट का ट्रांसफर करते हैं ना तो इस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन। मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल। ठीक है, देखो, ये मान लिया यहां पर एक बर्तन, इस बर्तन में मैं पानी को गर्म करता हूं, इस बर्तन में मैं पानी को गर्म करता हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए नीचे से हीट देनी पड़ेगी। अबे नीचे से हीट दोगे? अबे दोगे ना। मुझे बताओ, नीचे से हीट दोगे तो नीचे वाले मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? उनकी डेंसिटी कम होगी, है ना, उनकी डेंसिटी कम होगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो साहब ये क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे। अबे हल्के होंगे ना, हल्के वाले ऊपर जाएंगे। और ऊपर वालों का टेम्परेचर क्या है? ऊपर वालों का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इनकी डेंसिटी क्या है ना, सॉरी, ऊपर वालों का टेम्परेचर कम है तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, ऊपर टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो भारी होंगे। मतलब तुमने तो डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, हीट दे करके तुमने डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो ये नीचे वाले जो हल्के हैं ना, ये हल्के वाले ऊपर जाएंगे, हल्के वाले ऊपर जाएंगे। और वो जो ऊपर के भारी थे ना, भारी वाले, ये भारी वाले कहाँ आएंगे? ये भारी वाले नीचे आएंगे। बताओ, आना जाना शुरू होगा कि नहीं होगा? अरे मीडियम पार्टिकल ने खुद आना जाना शुरू किया कि नहीं किया? मीडियम पार्टिकल ने खुद आना जाना शुरू किया कि नहीं किया? कर दिया। अब खुद आना जाना शुरू कर दिया तो इस मेथड को बोलते हैं साहब कन्वेक्शन। मतलब खुद जाकर के हीट का ट्रांसफर करें, ये मेथड कहलाता है कन्वेक्शन। अपनी जगह बैठे बैठे हीट का ट्रांसफर करें तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो कंडक्शन में वाइब्रेशन से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन में डेंसिटी डिफरेंस से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। आप डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ना, उससे एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, रुक जाओ, मुझे बताओ, कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों के लिए मीडियम जरूरी है कि नहीं? कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए मीडियम जरूरी है कि नहीं? ठीक है, लेकिन इन दोनों में फास्ट कौन होगा? बोलो, कंडक्शन और कन्वेक्शन में फास्ट कौन होगा? कंडक्शन और कन्वेक्शन में फास्ट कौन होगा? इन दोनों में फास्ट होगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन फास्ट होगा। भाई एक तो होता है ना कि एक अपनी जगह पे बैठा रहता है, बैठे बैठे बगल वाले को बोलता है, बोले लेना है तो ले जा, लेना है तो ले जा, है ना, अपनी जगह पर बैठे बैठे। और एक होता है बेचारा गरीब, खुद जाकर के देकर के आता है ना, एक खुद जाकर के देकर के आता है। जब खुद जाके देगा तो फास्ट एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना। तो हालांकि ये भी स्लो मेथड है, कंडक्शन तो स्लोएस्ट मेथड है। कंडक्शन तो मतलब बिल्कुल आलसियों वाला मेथड है। ये अपनी जगह पे बैठे रहेंगे और बगल वाले को बोलेंगे लेना है तो ले ले। ये बेचारा फिर भी क्या होता है? खुद जाता है, अपने वेट के अगेंस्ट ऊपर जाता है ना। तो ये भी कोई इतना फास्ट नहीं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाता हो, समझ रहे हो? ये भी स्लो मेथड है, लेकिन कंडक्शन तो स्लोएस्ट मेथड है। कंडक्शन के कंपेरिजन में कन्वेक्शन थोड़ा सा क्या होगा? फास्ट होगा। और सबसे जो फास्टेस्ट मेथड होता है ना, वो होता है रेडिएशन। सबसे फास्टेस्ट मेथड रेडिएशन। इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, इनके लिए एनर्जी का ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। और उसके लिए वो वैक्यूम में भी हो सकता है, मीडियम की जरूरत नहीं है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, मीडियम के पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर करें, अपनी जगह ना छोड़ करके करें तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। मीडियम के पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर करें, ठीक है, और खुद जाकर के करें तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? इस मेथड को बोलेंगे साहब कन्वेक्शन। ये मेथड कहलाएगा कन्वेक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन कन्वेक्शन का डिफरेंस क्लियर है। मैंने तीसरा रेडिएशन भी बताया आपको, तीसरा मैंने आपको रेडिएशन भी बताया। चलो एक बार कंपैरिजन कर लें इनका छोटा सा, इनको डिटेल से, कन्वेक्शन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, कंडक्शन और रेडिएशन तो पूरा पूरा अपन काफी गहराई से पढ़ेंगे। तो कंडक्शन में क्या है साहब? ये हीट का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ, यहाँ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हुआ, और ये तो बिना मीडियम के भी होता है साहब। ये रेडिएशन बिना मीडियम के भी हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा साहब? वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, वाइब्रेट करेंगे, बगल वाले को देंगे, बगल वाला उसके बगल वाले को देगा, आगे पहुंच जाएगा। और इसमें तो खुद जाएंगे साहब, एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल खुद जाकर के एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, कंडक्शन का एग्जांपल दूं तो सॉलिड्स में, ये मरकरी में, है ना, हीट का ट्रांसफर कंडक्शन मेथड से बताया मैंने, रॉड लेके हाथ में बताया, है ना, कोई मीडियम पार्टिकल को हीट मिली तो घूमने नहीं आया, अपनी जगह पे बैठे बैठे ट्रांसफर कर दिया। तो सॉलिड्स में अगर एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना, सिर्फ कौन से मेथड से होगा? कंडक्शन से होगा। मेरी बात सुन लेना, सॉलिड मीडियम में अगर हीट का ट्रांसफर होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन से? कंडक्शन मेथड से। ठीक है। अच्छा, ये आपको बता दूं, लिक्विड और गैसेस में जनरली कन्वेक्शन पाया जाता है ना, और इसके लिए तो कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं, ये तो सब जगह पाया जाता है, वैक्यूम में भी पाया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वैक्यूम में कंडक्शन करना चाहूँ, कन्वेक्शन करना चाहूँ, संभव है क्या? अरे वैक्यूम में कंडक्शन कन्वेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। वैक्यूम में क्या पॉसिबल है? सिर्फ रेडिएशन। ठीक है। अच्छा, ये स्लो है, ये भी स्लो है, और ये सबसे फास्ट है साहब, वेलोसिटी ऑफ लाइट से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, है ना। कंडक्शन में ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके करेंगे, इसमें डेंसिटी डिफरेंस होगा, और इसमें तो क्या है? रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अपने को कंडक्शन और रेडिएशन बड़ी डिटेल से पढ़ना है। आज मैं सिर्फ कन्वेक्शन की जानकारी दूंगा तुम्हें, आज सिर्फ मैं कन्वेक्शन पढ़ाऊंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा तुम्हारा। कन्वेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। कंडक्शन और रेडिएशन कल अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले मैं ले रहा हूं साहब कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मैंने बताया साहब, हीट का ट्रांसफर होगा, मीडियम पार्टिकल करेंगे, है ना, और खुद जाकर के करेंगे। ये किसकी वजह से होगा? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। ठीक है, इसको बोलते हैं साहब नेचुरल कन्वेक्शन। अच्छा, अपने आप हो जाए, राजी खुशी हो जाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे ये वाला एग्जांपल दिया अपन ने, ये वाला ये डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट किया, हल्के वाले ऊपर गए, भारी वाले नीचे आए, मीडियम पार्टिकल का सर्कुलेशन शुरू हो गया, तो इसको बोलेंगे साहब नेचुरल कन्वेक्शन। एक होता है फोर्स कन्वेक्शन, सुनना मेरी बात। फोर्स मतलब राजी खुशी नहीं, जबरदस्ती करो, जबरदस्ती, है ना, किसी फ्लूइड को हीट ट्रांसफर करना है, जबरदस्ती भेजो, ये कहलाएगा साहब फोर्स कन्वेक्शन। जैसे पंखा, पंखा क्या करता है? ऊपर की हवा को नीचे भेजता है जबरदस्ती, हीट ट्रांसफर करने। कूलर, कूलर में क्या करते हो? कूलर में क्या करते हो? कूलर में आप क्या करते हो? कूलर में आसपास ठंडा पानी घुमाते हो, ठंडा पानी घुमा करके हवा को ठंडा करते हो, फिर उसको फैन के थ्रू कमरे के अंदर इंजेक्ट कर देते हो, उस ठंडी हवा को फैन के थ्रू कमरे में इंजेक्ट कर देते हो, समझ रहे हो? तो ये मेथड क्या है? ये मीडियम पार्टिकल हीट लेने जा रहे हैं, और अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, राजी खुशी नहीं जा रहे, फोर्स से जा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। कभी तुमने क्लासरूम अटेंड किया हो यहाँ कोटा में, तो वहां क्लासेस में डक्ट लगे हुए, डक्ट। वो डक्ट में क्या है साहब? एक सेंट्रलाइज एयर कूलर बनाते हैं, या बड़ी बड़ी ऑफिसों में जाओगे, बिल्डिंगों में जाओगे, है ना, तो वहां डक्ट लगाते हैं साहब, एक बड़ा सा सेंट्रलाइज एयर कूलर लगाते हैं, है ना, उसमें ठंडी हवा जनरेट करते हैं, बड़ा सा पंखा होता है। वो पंखा क्या करता है? डक्ट में हवा को इंजेक्ट कर देता है, वो डक्ट में हवा को इंजेक्ट कर देता है। अब वो हवा कमरे के अंदर डक्ट के थ्रू आती है, मतलब फोर्सली मीडियम पार्टिकल को सर्कुलेट करवाया जा रहा है। तो ये मेथड कहलाएगा फोर्स कन्वेक्शन। मैं एक और एग्जांपल बताऊं, फोर्स कन्वेक्शन का एक और एग्जांपल बताऊं। ठीक है, ये अपनी बॉडी में भी एक पंप है ना, ये पंप जरूरी है भाई, बिना पंप के काम नहीं चलता है। अपनी बॉडी में भी एक पंप है, हार्ट पंप। ये हार्ट पंप क्या करता है? अपने ब्लड को सर्कुलेट करता है, अपने ब्लड को सर्कुलेट करता है, और इसी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता है ना बॉडी में, तभी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम कौन करेगा? ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा ब्लड। अगर ये, और ब्लड को सर्कुलेशन करने का काम कौन करेगा? हार्ट पंप। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? ये फोर्स कन्वेक्शन कर रहा है, ये फोर्स कन्वेक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये नहीं होता तो मीडियम पार्टिकल सर्कुलेट नहीं होते, फिर तो नेचुरल कन्वेक्शन हो सकता था, है ना, अपनी मर्जी से तो मीडियम, भाई सीधी सी बात है, अगर ये नहीं होता तो खड़े होते तो सारा ब्लड पाँव में, और सिर में लाना होता तो उल्टा लेटना पड़ता, समझ रहे हो ना, सिर में लाना होता तो वो बाबा रामदेव शीर्षासन करना पड़ता। तो यही अपनी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, और इसी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है। मीडियम पार्टिकल खुद जाकर के हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, और जबरदस्ती जा रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, चलो मैं नेचुरल कन्वेक्शन के और एग्जांपल बताऊं। फोर्स के एग्जांपल मैंने बताया, पंखा, डक्ट, कूलर, है ना, हार्ट पंप, ये सारे मैंने फोर्स कन्वेक्शन के एग्जांपल बताए। मैं नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जांपल बताऊंगा। नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है, आग जलाते हैं ना, आग की लपटें हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। कभी गैस का बर्नर जलाओ, कभी मोमबत्ती जलाओ, कभी अगरबत्ती जलाओ, आग की लपटें होंगी ना, हमेशा ऊपर उठती हैं। कभी आग की लपटें नीचे नहीं आती, है ना। इवन अगर अगरबत्ती जलानी होती है ना अपने को, तो अपन अगरबत्ती को उल्टा करते हैं, ताकि वो ऊपर की आग की लपटें जो जा रही है ना, वो अगरबत्ती को जलाए। समझ ना, अगर अगरबत्ती का ऊपर ऊपर वाला हिस्सा जला था, आगे वाले हिस्से को भी जलाए, समझ रहे हो ना। आग की लपटें हमेशा ऊपर उठती हैं। कभी गैस का बर्नर चलाया हो तुमने, तो बर्नर से आग की लपटें निकली हो,
तो हमेशा ऊपर उठती हैं। ऐसे नहीं कि अंदर घुस गई, बर्नर के अंदर घुस गई, नीचे। कारण क्या है? कारण है नेचुरल कन्वेक्शन। कारण है नेचुरल कन्वेक्शन। क्यों? क्योंकि जिस जगह आग लगाओगे ना, वहां की हवा गर्म होगी। वहां की हवा गर्म होगी, और गर्म हवा होती है तो हल्की होती है, और हल्की चीज ऊपर उठती है। तो वो गर्म हवा ऊपर उठेगी ना, तो आग की लपटें हमेशा कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका रीजन है नेचुरल कन्वेक्शन। मैं और एग्जांपल बताऊं, नेचुरल कन्वेक्शन के और एग्जांपल बताऊं। ठीक है, घरों में देखा हो तो रोशनदान हमेशा ऊपर लगाते हैं। घरों में रोशनदान कहाँ लगाते हैं? घर में ऊपर लगाते हैं। ये पुराने, ऐसा नहीं कि आज मकान बनने लगे कि आज लोगों को साइंस आ गई है। पुराने जमाने से मकानों में ऐसे ही हो रहा है। पुराने जमाने से मकान रोशनदान ऊपर बनते आए हैं। तो उसका काम खाली रोशनी का दान करना नहीं है। क्या होता है? कमरे की गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी। कमरे की गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी ना, तो उसको बाहर निकलने की जगह चाहिए, है ना? तो ऊपर बाहर में वही नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, बाहर निकलने की जगह दोगे तभी तो निकलेगी। ठीक है, मैं और बताऊं पुराने महल घूमने जाओगे ना, महलों में जो छत छत होती है ना, 20-20 फुट पे होती है। अपने घरों के छत डालते हैं अपन 10 फुट पे डाल देते हैं। वो महलों की छत देखोगे ना 20-20 फुट पर, और ठंडक ठंडक होती है। आप जून के महीने में भी महल घूमने जाओगे ना, गर्मी नहीं लगेगी। कारण क्या है? गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी। नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी। तो जितना ऊपर उठा सकते हो उठा दो ना साहब। ठीक है, तो महलों की हाइट बहुत बहुत ज्यादा रखते हैं। चलो मैं और एग्जांपल दूं, नेचुरल कन्वेक्शन का और एग्जांपल दूं। नेचुरल कन्वेक्शन के और सुनो। क्या होता है? अगर तुमने बेस्ट कूलिंग करनी है ना, तो कूलिंग डिवाइसेस को टॉप पे लगाना चाहिए। और अगर बेस्ट हीटिंग करनी है ना, तो हीटिंग डिवाइसेस को बॉटम पे लगाना चाहिए। अगर आपको बेस्ट हीटिंग करनी है, तो हीटिंग डिवाइसेस को लगाओ बॉटम पे। मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है? सर्दी के दिनों में हीटर चलाते हैं अपन घर में। अब सर्दी के दिनों में हीटर चलाते हैं ना, तो घर में बच्चे बच्चे होते हैं ना, तो हीटर उठा के ऊपर अलमारी में रख देते हैं, ऊपर अलमारी के ऊपर, है ना? अब ये गलत चीज है। ये क्या है? अगर ऊपर ऊपर हीटर रख दूंगा ना, तो ये ऊपर की हवा को गर्म करेगा। ये ऊपर की हवा को गर्म करेगा। और अगर ये ऊपर की हवा को गर्म करेगा ना, तो समझ सकते हो, गर्म हवा हल्की होती है तो वो और ऊपर उठती है, वो नीचे नहीं आएगी। तुमने हीटर को ऊपर रख रखा है, वो हवा को गर्म करेगा, गर्म हवा ऊपर उठेगी। अगर ऊपर उठेगी तो ऊपर छत को गर्म करेगी, है ना? ऊपर वाले फ्लोर पे जो रहता होगा बिना चप्पल के घूमेगा। समझ रहे हो? इसी हीटर को उठा के नीचे रखो। इसी हीटर को उठा के नीचे रखो आप इस हीटर को उठा के नीचे रखोगे ना, नीचे की हवा को गर्म करेगा। गर्म हवा हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो पूरे कमरे में हीट का ट्रांसफर करते हुए जाएगी, पूरे कमरे को गर्म करेगी। तो अगर बेस्ट हीटिंग करनी है ना, तो हीटिंग डिवाइसेस को कहाँ लगाना चाहिए? नीचे लगाना चाहिए। ऐसे बेस्ट कूलिंग करनी है ना, तो कूलिंग डिवाइसेस को टॉप पे लगाओ। एसी को टॉप पे लगाते हैं अपन कमरे के। कारण क्या है? कि कमरे टॉप की हवा को ठंडा कर देगा। अगर टॉप की हवा को ठंडा कर देगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? वो ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो अपने आप कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और अपने आप जब नीचे आएगी, तो पूरे कमरे में हीट का ट्रांसफर होगा। वही नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन। अगर बेस्ट कूलिंग करनी है, कूलिंग डिवाइसेस को लगाओ टॉप पर। तुमने फ्रिज देखा हो, तो फ्रिज में रेफ्रिजरेशन बॉक्स बॉक्स ऊपर लगाते हैं। सारी कूलिंग रेफ्रिजरेशन बॉक्स से शुरू होती है। फ्रिज में आप देखो, सारी कूलिंग रेफ्रिजरेशन बॉक्स से, और रेफ्रिजरेशन बॉक्स को टॉप पे लगाते हैं। टॉप पे लगाने का कारण क्या है? ऊपर की हवा को ठंडा करोगे तो वो अपने आप नीचे आएगी। अच्छा, यही रेफ्रिजरेशन बॉक्स अगर मैं नीचे लगा देता, यही रेफ्रिजरेशन बॉक्स अगर मैं नीचे लगाता, तो भैया नीचे की हवा को ठंडा करता। नीचे की हवा को ठंडा करता, तो उसकी डेंसिटी कम होती हो तो नीचे ही बैठी रहती। वो नीचे बैठी रहती तो नीचे तो ठंडक रहती। ऊपर ऊपर जो फ्रूट वगैरह तुम रखते, सब्जी वगैरह रखते, वो तो ठंडी होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बेस्ट कूलिंग करनी है, कूलिंग डिवाइसेस को टॉप पर। बेस्ट हीटिंग करनी है, तो हीटिंग डिवाइसेस को कहाँ लगाओ? हीटिंग डिवाइसेस को लगाओ बॉटम पर। रीजन क्या है? नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है। अच्छा, अपने आप चल जाए डेंसिटी डिफरेंस की वजह से तो नेचुरल, और फोर्स लगा के जाए तो उसको बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। तो फोर्स कन्वेक्शन के एग्जांपल दिए मैंने आपको। फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल कौन कौन सा? ये फोर्स का एग्जांपल हो गया साहब, डक्ट। ठीक है, ये डक्ट हो गया, कूलर हो गया। ठीक है, ये कूलर हो गया। मैंने आपको बताया साहब, हार्ट पंप हो गया, है ना? ये हार्ट पंप। ठीक है, समझिए भाई। फैन हो गया, ये फैन में भी क्या होता है? फैन में भी यही होता है साहब। अच्छा, अब एक और आता है साहब, एक एक पॉइंट और सुनना, एक पॉइंट और सुनना। नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में आपने क्या किया? डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट करवाया। हल्का भारी कर दिया, हल्का भारी। हल्के भारी की वजह से मीडियम के पार्टिकल का सर्कुलेशन शुरू हो गया। अब मुझे बताओ, हल्के और भारी का रोल क्या है? हल्के भारी का रोल ग्रेविटी की प्रेजेंस में है कि नहीं? अरे जब ग्रेविटी होगी तभी तो हल्का भारी बोलोगे ना। अगर ग्रेविटी नहीं है तो कौन हल्का और कौन भारी? अगर ग्रेविटी नहीं है तो भैया कौन हल्का और कौन भारी? समझ रहे हो? तो मुझे बताओ, कन्वेक्शन मेथड के लिए, नेचुरल कन्वेक्शन के लिए ग्रेविटी होना जरूरी है कि नहीं?
बताओ नेचुरल कन्वेक्शन के लिए ग्रेविटी होना जरूरी है कि नहीं है? नेचुरल कन्वेक्शन के लिए ग्रेविटी होना जरूरी है। अगर ग्रेविटी होगी ना तभी नेचुरल कन्वेक्शन होगा, वरना नहीं हो सकता, है ना। मतलब हीट का ट्रांसफर अगर आप नेचुरल कन्वेक्शन से करना चाहते हैं तो भैया ग्रेविटी जरूरी है। ठीक है, मैं आपको बोलूंगी ये बर्तन जो है आपके सामने, इस बर्तन को मैं फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में रख दूं, इस बर्तन को मैं अर्थ के सेंटर पे जाके रख दूं, इस बर्तन को मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रख दूं। ये मैंने वो सारे एग्जांपल बोले जहां जी जीरो है, ये मैंने वो सारे एग्जांपल बोले जहां जी जीरो है। बताओ, है ना, क्या वहां पर कन्वेक्शन मेथड से पानी गर्म कर पाओगे? ये बक्सा उठा करके मैंने फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में रख दिया, अर्थ के सेंटर पे रख दिया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे रख दिया, क्या नेचुरल कन्वेक्शन से पानी गर्म कर पाओगे? क्या पानी गर्म नहीं कर पाएंगे। क्या पानी गर्म हो पाएगा? क्या पानी किसी और मेथड से गर्म हो पाएगा? किसी और, हाँ, कोई और मेथड पॉसिबल है भैया। कंडक्शन पॉसिबल है, कन्वेक्शन कंडक्शन पॉसिबल है, रेडिएशन पॉसिबल है, लेकिन कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं। कन्वेक्शन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कन्वेक्शन। ठीक है, मतलब मैं एक और बात बताता हूँ। क्या होता है पानी गर्म करने के लिए? एक तो होता है ना कि अपने घरों में गीजर लगा होता है, गीजर, और एक होता है रॉड, रॉड का इस्तेमाल करते हैं अपन, देखा है? पानी गर्म करने के लिए रॉड का इस्तेमाल करते हैं, रॉड। ये ऐसे पानी में रॉड डाल देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अब तो कोटा में तो बहुत सिस्टमेटिक काम हो गया। यहाँ तो हॉस्टल मालिक पूरी रीडिंग नोट कर लेता है ना, कि तुमने कितना बिजली खर्च किया, तुम रॉड से नहाओ या तुम गीजर से नहाओ, है ना। लेकिन हॉस्टल वगैरह जाते हैं ना, कॉलेज के हॉस्टल वगैरह में, तो वहां पर इतनी सुविधा नहीं होती कि हर कमरे में हीटर मीटर लगा हो। तो बच्चे क्या करते हैं वहाँ, वो थ्री इडियट वाला काम करते हैं। वो थ्री इडियट में तुमने देखा हो तो वो एक तार लेता है, तार, तार को स्केल के ऊपर लपेटता है ना, फिर वो तोहफा कबूल होता है, याद है? समझ रहे ना, याद आ रहा है ना? तो वो ऐसा क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना तो हॉस्टल में आम देखने को मिलता है। वहाँ क्या करते हैं, वो हाई रेजिस्टेंस वायर लेते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर, मोटा वायर, जितना ज्यादा मोटा होगा ना रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, हीट लॉस उतना ज्यादा होगा, और उसको वही लकड़ी के स्केल पे लगा देते हैं और वही पानी गर्म करते हैं उससे, है ना। और जब वो चेकिंग होती है, जब वार्डन वार्डन आता है चेकिंग करने आता है, तो उसको वो बांध देते हैं कपड़े, कपड़े सुखाने के लिए तौलिया टांग देते हैं, तार को बांध देते हैं और वो तौलिया सुखा देते हैं। सब कपड़े सूख रहे हैं, अंडरवियर सूख रहा है, बनियान सूख रही है, समझ रहे हो ना, मतलब बच जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि साहब गर्म पानी है। समझ रहे हो, मतलब हॉस्टलों में ऐसा देखने को पाया जाता है, हमारे जमाने से होता है, हमने भी किया था ऐसा। चलो तो वापस आओ। तो मैं बता रहा था आपको कि ये रॉड से पानी गर्म करना है। मुझे बताओ यहाँ मेथड कौन सा है? यहाँ मेथड कंडक्शन है कि कन्वेक्शन है? यहाँ मेथड कंडक्शन है कि कन्वेक्शन है? देखो रॉड ऊपर ऊपर टच कर रखी है मैंने, गहराई तक नहीं ले गया। ये रॉड में ऊपर ऊपर टच कर रहा हूँ। अगर ऊपर ऊपर टच कर रहा हूँ तो भैया अगर यहाँ तक इंसर्ट है तो इसके ऊपर तो कन्वेक्शन होगा, और इसके ऊपर पानी कितना है, मान लिया इतना पानी, तो यहाँ तो कन्वेक्शन होगा। ये ऊपर जो हीट जाएगी ना, ये तो कन्वेक्शन मेथड से जाएगी। ये इतने तक के हिस्से को गर्म किया तुमने, तो ये हल्के हुए, हल्के हुए तो ऊपर उठे, ऊपर उठे तो ऊपर की तरफ कन्वेक्शन। लेकिन इसके नीचे की तरफ क्या पानी गर्म नहीं होगा क्या? इसके नीचे पानी गर्म होगा, तो ये मेथड कौन सा होगा? ये मेथड होगा कंडक्शन। रॉड के नीचे वाले हिस्से में पानी गर्म होगा, कंडक्शन से होगा। ऊपर वाले हिस्से में पानी गर्म होगा तो कन्वेक्शन से होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अच्छा कौन सा मेथड फास्ट था? कंडक्शन की कन्वेक्शन? कंडक्शन की कन्वेक्शन? कन्वेक्शन फास्ट था। चलो दो थर्मामीटर ठोक दो, एक थर्मामीटर यहाँ ठोक दो और एक थर्मामीटर यहाँ ठोक दो। ये दो थर्मामीटर मैंने लगा दिए। सेम टाइम के बाद रीडिंग नापो, किसका टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा? किस थर्मामीटर का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? ठीक है, ऊपर वाले का टेम्परेचर तुम्हें ज्यादा मिलेगा। मेथड समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सब कन्वेक्शन। ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, तो भैया ग्रेविटी जरूरी है ना। ये ग्रेविटी फ्री रीजन में आप कन्वेक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, और नेचुरल कन्वेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? नेचुरल कन्वेक्शन होता है साहब बॉटम से टॉप। ये नेचुरल हो रहा है ना, ये नेचुरल होगा साहब बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ये बाएं से दाएं नहीं होता, लेफ्ट टू राइट नहीं होता, राइट टू लेफ्ट नहीं होता, ऊपर से नीचे नहीं होता। ये हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? नीचे से ऊपर। समझ रहे हो, नेचुरल कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर नीचे से ऊपर। अच्छा, फोर्स कन्वेक्शन में कहीं भी हो सकता है। फोर्स कन्वेक्शन में आजू बाजू भी हो सकता है ना, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल कन्वेक्शन में हमेशा कहाँ से कहाँ होगा? बॉटम से टॉप। ठीक है, ये देखो मैंने साहब, वाई हीटिंग डन इज बेस, कूलिंग फ्रॉम टॉप, समझ रहे हो ना। अच्छा एक आता है ये लैंड एंड सी ब्रिजेस, इसका फंडा समझ लो साहब। ये एनसीईआरटी में हालांकि मात्र कन्वेक्शन में इसी यही दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ ही नहीं। तो ये लैंड और सी ब्रिजेस का कंसेप्ट क्या है सुन लेना। क्या होता है, समुद्र तटीय इलाकों में जाओगे ना, समुद्र वाले इलाकों में, ये समुद्र वाले इलाकों में, तो वहां पर क्या होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज।
ये क्या कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है वहां पे, कन्वेक्शन करंट। रीजन क्या है, रीजन क्या है, सुनना साहब। क्या होता है दिन के समय, मान लिया कि यहाँ पर मैं एग्जांपल देके बोलूं कि भैया यहाँ तक तो क्या है, लैंड है और इसके इधर पानी है, यहाँ लैंड है और इसके इधर पानी है। अब सन के जो रेडिएशन आ रहे हैं ना, वो लैंड को भी उतने ही मिल रहे हैं जितने पानी को मिल रहे हैं, जितने लैंड को मिलते हैं उतने ही पानी को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है, हीट एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो पानी ज्यादा एब्जॉर्व करेगा। अगर पानी हीट ज्यादा एब्जॉर्व करेगा तो समझ सकते हो रेडिएशन, सन के रेडिएशन दिन के समय लैंड को भी मिले, वाटर को भी मिले। वाटर ने ज्यादा एब्जॉर्व किया, पानी इस लैंड ने कम एब्जॉर्व किया। लैंड ने कब एब्जॉर्व किया, वाटर ने ज्यादा एब्जॉर्व किया। तो आप समझ सकते हो किसका टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा दिन के समय, किसका टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, वो लैंड का कि पानी का। ठीक है, सी का ज्यादा मिलेगा, पानी का ज्यादा मिलेगा। तो पानी के ऊपर की जो सुनो सुनो सुनो, ए भाई रुको 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 रुको, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, सुनो। दिन के समय लैंड ने कम एब्जॉर्व किया, पानी ने ज्यादा एब्जॉर्व किया, तो लैंड ने ज्यादा रिफ्लेक्ट किया। लैंड ने ज्यादा रिफ्लेक्ट किया तो लैंड के ऊपर की जो हवा है ना वो गर्म हो जाएगी। लैंड के ऊपर की हवा पानी की तुलना में ज्यादा गर्म मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हो? लैंड एब्जॉर्व कम करती है, एब्जॉर्व कम करती है तो रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है, और रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है तो दिन के समय लैंड के ऊपर की हवा आपको पानी के ऊपर की हवा की तुलना में ज्यादा गर्म मिलेगी। अब लैंड के ऊपर की हवा अगर ज्यादा गर्म है तो सीधी सी बात है वो ऊपर उठेगी। अब ऊपर उठेगी तो उसकी जगह खाली होगी, उसकी खाली जगह को कौन आके लेगा, वो समुद्र के ऊपर की हवा आके लेगी। है ना, समझ रहे हो? तो ये मीडियम पार्टिकल का सर्कुलेशन शुरू हो गया। ये लैंड के ऊपर की हवा ऊपर उठी और समुद्र की हवा लैंड की जगह पे आ गई। ये मीडियम पार्टिकल का सर्कुलेशन शुरू हो गया। तो हम बोलेंगे साहब इसको बोलते हैं सी ब्रिजेस। ये दिन के समय क्या बोलते हैं, सी ब्रिजेस। कि कहाँ से हवा आ रही है, समुद्र से पानी की तरफ आ रही है, समुद्र से धरती की तरफ आ रही है। अच्छा, रात को उल्टा होता है, रात को उल्टा होता है। क्या होता है, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा निकालेगा। किरचॉफ लॉ बोल रहा हूँ, सही सुनो, सही सुनो और समझो। किरचॉफ लॉ, जो ज्यादा एब्जॉर्व करता है वो ज्यादा रेडिएट करता है, वो ज्यादा इमिट करता है। तो बताओ, पानी ने दिन में ज्यादा एब्जॉर्व किया था, पानी ने दिन में ज्यादा एब्जॉर्व किया था, तो रात को इमिट भी ज्यादा करेगा ना। जब इमिशन की बारी आएगी तो इमिट भी ज्यादा करेगा। तो सोचो, लैंड और वाटर, रात के समय वाटर ज्यादा इमिट कर रहा है, लैंड कम इमिट कर रही है। अब वाटर ज्यादा इमिट कर रहा है तो वाटर के ऊपर की हवा ज्यादा गर्म मिलेगी, पानी के ऊपर की हवा ज्यादा गर्म मिलेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो गर्म हवा ऊपर उठेगी तो वो धरती वाली हवा इधर आ जाएगी। है ना, धरती वाली हवा पानी की तरफ आ जाएगी, समुद्र की तरफ आ जाएगी। ये क्या हो गया, कन्वेक्शन करंट फ्लो हो गया। कन्वेक्शन करंट मतलब डेंसिटी डिफरेंस नेचुरल हो रहा है, नेचुरल अपने आप, राजी खुशी, कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये अपने आप हो रहा है। तो इसको बोलते हैं साहब लैंड ब्रिज। लैंड से हवा समुद्र की तरफ आए तो लैंड ब्रिज, समुद्र से हवा पानी की धरती की तरफ जाए तो बोलते हैं सी ब्रिज। तो दिन में सी ब्रिज, रात को लैंड ब्रिज। कारण क्या है, कारण है नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्थ क्लास में आता है, चौथी क्लास में मेरा बेटा था, है ना, ये उसकी उसकी साइंस की बुक में था ये। मैं उसको समझाने लग गया, डेंसिटी डिफरेंस मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन। वो ये क्या होता है, फोर्थ में तो क्या डेफिनेशन रट लेते हैं बच्चे, सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, कॉपी में लिखते हैं और रट लेते हैं और एग्जाम में लिख देते हैं, समझ में आए या ना आए। ठीक है, तो उसको मैं समझा रहा था भाई को, समझा, उसने पूरा समझा। चलो, तो भैया समझ गया कन्वेक्शन। हाँ बिल्कुल समझ में आया उसको, उसके पिताजी ने समझाया उसको। ये दिन के समय, ये दिन के समय, और ये रात के समय, ये रात के समय। है ना, दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ, रात के समय धरती से समुद्र की तरफ। दोबारा बताना है क्या ये दोबारा बताना है क्या, दोबारा बताना है क्या? अरे दोबारा बताऊं क्या? नो, नहीं बताना? समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया? ठीक है, मैं चलो एक बार और बता रहा हूँ। एक बच्चा बार बार यस 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 टाइप कर रहा है, मैं दोबारा बताया था, दोबारा बता देता हूँ। देखो साहब, दिन के समय सोलर रेडिएशन अर्थ पे भी आ रहे हैं और पानी पे भी आ रहे हैं। पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने की वजह से पानी ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, अर्थ एब्जॉर्व करेगा लेकिन पानी की तुलना में कम करेगा, तो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा। दिन के समय पानी ने ज्यादा एब्जॉर्व किया और अर्थ ने कम एब्जॉर्व किया, तो पानी ने रिफ्लेक्ट ज्यादा किया। तो सॉरी, धरती ने रिफ्लेक्ट ज्यादा किया। तो दिन के समय धरती के ऊपर की जो वायु है ना, जो हवा है, वो ज्यादा गर्म मिलेगी, वो ऊपर उठेगी, उसकी जगह खाली होगी तो समुद्र वाली हवा आ जाएगी, समुद्र वाली हवा आ जाएगी। समझ रहे हो, ऐसे मीडियम पार्टिकल का सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं साहब सी ब्रिज, ये कहलाता है सी ब्रिज, दिन के समय सी ब्रिज। ठीक है, दिन के समय धरती के ऊपर की हवा ऊपर उठती है तो समुद्र वाली हवा उसकी जगह ले लेती है। रात को उल्टा होगा, जिसने ज्यादा खाया है वो ज्यादा निकालेगा, जिसने ज्यादा एब्जॉर्व किया वो ज्यादा इमिट करेगा। तो रात के समय
समुद्र के ऊपर जो पानी है की जो हवा है वो ज्यादा गर्म मिलेगी, क्योंकि वो रेडिएट ज्यादा कर रहा है। अब वो गर्म हवा ऊपर उठेगी, उसकी जगह खाली होगी, लैंड वाली हवा उधर आ जाएगी। समझ रहे हो? मीडियम पार्टिकल का सर्कुलेशन शुरू हो गया, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। साथ में रात के समय क्या मिलेगा साहब? लैंड ब्रिज मिलेगा, लैंड ब्रिज। तो मैंने सिंपल बता दिया आपको, है ना। ये मैं और बता रहा था आपको, ये वेंटिलेशन का बताया मैंने, कन्वेक्शन करंट, है ना। ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करेगा? हार्ट पंप। ये बताया सही मैंने आपको, सारे एग्जाम्पल बता दिए सर। तो मैंने कन्वेक्शन में जितना काम आता है अपना वो पढ़ा दिया, कन्वेक्शन पढ़ा दिया आज मैंने तुम्हें, है ना। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ था, मैंने खूब सारी बातें बता दी तुम्हें। अब कल से गहराई से पढ़ेंगे अपन कंडक्शन, कल गहराई से कंडक्शन की बात करेंगे। आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, आज आपको कंडक्शन कन्वेक्शन का इंट्रोडक्शन दिया और साथ में कन्वेक्शन पढ़ा दिया मैंने, कन्वेक्शन। अब कल अपन क्या लेंगे? कल हम लेने वाले हैं साहब कंडक्शन, कल कंडक्शन लेंगे। कोई डाउट हो तो पूछो, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लो, 2-3 मिनट बचे हुए अपने पास। हिंदी मीडियम में तो बेटा मैं बता दूं आपके, उनके कंडक्शन पूरा हो गया, रेडिएशन भी कल पूरा हो जाएगा, रेडिएशन भी कल पूरा हो जाएगा, उनका कल कोर्स खत्म है। फिर परसों उनका डाउट काउंटर लगाऊंगा मैं, डाउट काउंटर, है ना। परसों उनका डाउट काउंटर लगाऊंगा, जो डाउट पूछने होंगे उनको बोलूंगा पूछो। लैंड के ऊपर की हवा रात को कूल क्यों रहती है? मैंने कहा ठंडी रहती है? मैं तो कह रहा हूँ पानी की तुलना में ठंडी रहती है, पानी की तुलना में ठंडी रहती है। मैं ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ ठंडी हो जाती है? मैं तो बोल रहा हूँ रात को पानी की तुलना में ज्यादा ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि पानी ने ज्यादा एब्जॉर्व किया था, ज्यादा इमिट कर रहा है। धरती ने कम एब्जॉर्व किया था, कम इमिट कर रहा है। ठीक है। फ्रिज खोलने पर कमरा गर्म हो जाता है, फ्रिज खोलने पर कमरा गर्म हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि साहब कि फ्रिज कमरे की हीट खींच करके कमरे को ही देता है ना। फ्रिज कमरे से Q1 खींचेगा और कमरे को देगा Q1 प्लस W। अगले साइकिल में फिर Q1 प्लस W खींचेगा और कमरे को देगा Q1 प्लस 2W। उसके अगले साइकिल में फिर Q1 प्लस 2W खींचेगा, कमरे को देगा Q1 प्लस 3W। तो बार बार ज्यादा ज्यादा कम हीट खींचता है, ज्यादा दे देता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाँ, लैंड एंड सी ब्रिज में नेचुरल कन्वेक्शन है। एक बच्चा फोटो खींच के भेज रहा है, क्या बोल रहा है? इस ग्राफ में कैसे स्लोप से देखना है? वो मैंने कल एक एडियाबेटिक वाला ग्राफ बनाया था, याद करो। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा। जितना स्लोप ज्यादा होता है ना, वो उतना झुकता है। तो 3 फोटो बनाए थे मैंने, याद करो, वो ऐसे ऐसे वाले, है ना। ऐसे फोटो बनाए थे मैंने, ये कि ये 3 झुक रहे थे। बताओ कौन ज्यादा झुका? ये अगर मैं बताऊं तो कौन ज्यादा झुका, बोलो। इन तीनों फोटो को देख के बताओ कौन ज्यादा झुका। सबसे नीचे वाला सबसे ज्यादा झुका। तो इसका स्लोप ये 1 2 3 बोले, ठीक है। तो 3 वाले का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, 3 वाले का स्लोप, फिर 2, फिर 1। तो 3 वाला मोनो होगा, 2 वाला डाई होगा और 1 वाला ट्राई होगा। ये तो बताया था कल यार। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, और कोई डाउट हो तो बोलो, कल मिले। एंट्रोपी में हीट बताया, उसको सॉलिड से लिक्विड क्या बोल रहा है? टाइम खत्म होने वाला है। सॉलिड से लिक्विड तो एंट्रोपी बढ़ेगी। देखो, आप तो देख लो कोई सा भी प्रोसेस हो, सॉलिड लिक्विड में बदले, लिक्विड वेपर में बदले, हीट एब्जॉर्व कर रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। आपको तो हीट से देखना है, हीट एब्जॉर्व तो एंट्रोपी बढ़ती है, हीट रिजेक्शन तो एंट्रोपी घटती है, हीट रिजेक्शन तो एंट्रोपी घटती है, बस। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर बराबर हो, टेम्परेचर बराबर हो, थर्मल इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर नहीं बताओगे क्या सर? बेटा मेरा आजकल सिर दर्द करता है इसको उठाते, मैं इसको उठाता नहीं। 600 मैसेज पढ़े अभी तक, देखे ही नहीं मैंने। ठीक है, तो फोन करके पूछ लेना, फोन फिर उठा लेता हूँ मैं।